अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 11 शुरू करने लगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, और सबसे बढ़कर इस टॉपिक से रिलेटेड माजी में जितनी तरह के सवाल आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक आपके लिए फाउंडेशनल बेसिस सेट करेगा जो हमारा गॉसेस लॉ है। आपको पता है इस चैप्टर के अंदर हमारा जो आखिरी टॉपिक रिमेनिंग है वो गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन है। तो गॉसेस लॉ की जो बिल्कुल फाउंडेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेट करेगा, क्योंकि जब आप गॉस लॉ पढ़ोगे तो उसमें आपको यही बताया जाएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स आ रहा होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है या चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता होना अच्छे से जरूरी है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आसान सी चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो हमने ये देखा था कि इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस अंदाज में एग्जिस्ट करती हैं। और हमने ये भी देखा था कि इनको ऐसे बनाने की रीज़न ये है कि अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इधर कहीं भी रखूंगा तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपको बनी नजर आ रही है इस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा। यानी कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और टेस्ट चार्ज भाई साहब ऐसे जा रहे होंगे या ऐसे जा रहे होंगे यहां रखने पर, या ऐसे जा रहे होंगे। बोला ठीक है सर। फिर आपको यहां पर मेरे बच्चे देखो एक चीज और नजर आ रही है। सर वो क्या? वो मेरे बच्चे आपको ये नजर आ रही है कि जैसे आप यहां पे अगर डिफरेंट पॉइंट्स देखो, मान लो एक पॉइंट ये है, मान लो एक पॉइंट ये है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये वाला पॉइंट लेट से x है और ये वाला पॉइंट लेट से y है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? आसान जबान में अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं तो वो अपने ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या यहां रखने पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आप बोलोगे सर x पॉइंट पे रखने पे ज्यादा फोर्स लगेगी, y पॉइंट पे रखने पे कम फोर्स लगेगी, क्योंकि x पॉइंट सोर्स चार्ज के नजदीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के अंदर यह कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो लाइन डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, वो जितनी ज्यादा होती है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी कि इस पॉइंट पे आप देखो लाइन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा लाइंस पर यूनिट एरिया है। यहां पे चूंकि लाइंस दूर दूर हो गई तो लाइन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब आते हैं फ्लक्स के ऊपर। हमें यह बात पता चल गई कि जो लाइन डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये डिफाइन करती है मेरा बेटा किस चीज को? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। बोला ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहां पे एक सरफेस रखता हूं और यहां पे एक सरफेस रखता हूं, ये मेरा हाथ मान लो एक सरफेस है, मैंने यहां पे हाथ रखा और एक बार यहां पे हाथ रखा, एक बार सरफेस यहां रखा, एक बार सरफेस यहां रखा। आप देख रहे हो कि जब मैं एक्स पे सरफेस रख रहा हूं तो ज्यादा लाइंस इसमें से कट हो रही हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे 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 जा रही है। जब यहां रख रहा हूं तो एक ये लाइन कट हो रही है, एक ये लाइन कट हो रही है, बाकी तो लाइंस एक आगे से निकल गई, एक पीछे से निकल गई। ये मेरा हाथ है, देखो यहां से यहां तक मेरा हाथ है, एक आगे चली गई, एक पीछे। लेकिन जब यहां रख रहा हूं तो ज्यादा लाइंस आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी सरफेस में से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, अगर आपने उसको मेजर करना है तो क्या किया जाए? देखो समझो, किसी सरफेस में से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, इसका मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ उतनी क्या है? ज्यादा है। अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे चले गए कि जहां पर इस सरफेस में से लाइंस कम पास हो रही हैं, तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेजर कैसे करोगे? गिनोगे कैसे कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं? क्यों सर, गिन लेंगे ना। देखिए यहां रखा तो ये 4 लाइंस है, यहां रखा तो 2 लाइंस है। सर गिनती कर लेंगे। गिनती नहीं कर सकते आप। क्यों? ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ये तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन एक्चुअल क्या चार्ज के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती, ये तो इमेजिनेशन है। सर फिर क्या करें? यहां पे आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है।
तो सबसे पहले अपने पास नोट कर लेना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपको यह बताता है कितनी लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रही हैं इस गिवन सरफेस से, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस गिवन सरफेस से। इसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सरफेस को ज्यादा क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही हैं, फ्लक्स कम होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा सर, अब ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी देखते हैं। देखो फिर दोबारा से यहीं से इसी से लेके चलता हूं। मैंने आपको यह बताया कि लाइंस पर यूनिट एरिया आपको ई का वैल्यू देती है। बोलो ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। क्या मतलब सर, समझाएं जरा। देखो ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक सरफेस है। सरफेस क्या होता है सर? कोई भी दो डायमेंशन वाली चीज को अपन लोग सरफेस कहते हैं, एक डायमेंशन एक डायमेंशन। तो ये क्या हो गया, प्लेन, सरफेस, कुछ भी नाम दे दो। बोला ठीक है सर। यहां से मान लो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं। बोला ठीक है। और लाइंस ऐसे हैं कि मतलब शुरू में करीब करीब थी, आगे जाके दूर दूर हो रही है, यानी कि ऐसे आके ऐसे फैल रही हैं, ऐसे आके ऐसे फैल रही हैं, ऐसे ऐसे, यानी कि डाइवर्जेंट लाइंस है, आगे जाके दूर दूर होती जा रही हैं। तो अगर मैं इसको शुरू में रखूंगा, इसमें से ज्यादा लाइंस पास होंगी, आगे लेके जाऊंगा, इसमें से लाइंस कम पास होती जाएंगी। अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसमें से टोटल लाइंस कितनी पास हो रही हैं, तो सोचो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। एक सिंपल सी मिसाल से समझाता हूं। मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी पॉइंट पर, मान लो मैंने यहां पे सरफेस को रखा, तो यहां पे लाइंस पर यूनिट एरिया जो पास हो रही है वो मैंने कह दिया भाई, मिसाल के तौर पे 2 लाइन पर मीटर स्क्वायर पास हो रही है। मिसाल से समझना बात को जरा, मतलब मैंने यहां पे अपने सरफेस को रखा, तो इसमें से 2 लाइंस पर मीटर स्क्वायर है, ये लाइन डेंसिटी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में से 2 लाइन पास हो रही है। क्या ये सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है? बोला नहीं सर, इसका तो एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला यूनिट एरिया में से इतनी लाइन पास हो रही है। तो अगर इस पूरे के एरिया में से निकालना है कि कितनी लाइन पास हो रही है, तो क्या करेंगे सर, इस सरफेस का जो भी एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दें। फिर सुनो, हम करना क्या चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है भाई। हम करना यह चाह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है किसी सरफेस को अगर कहीं रखा जाए तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। क्यों सर? इसके क्यों का जवाब आपको आगे गॉसेस लॉ में मिलेगा ज्यादा अच्छे से। अभी आसान सा जवाब आप ये ध्यान में रख लो कि आपको यह पता चल जाएगा उस पॉइंट पर, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। क्यों सर? ज्यादा लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स कम होगा। और फ्लक्स ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्लक्स कम है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं बता रहा हूं फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट का ना फील नहीं आएगा, फील लेना है कॉन्सेप्ट का। मैंने कहा यहां पे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन मस्त चलती भी जा रही है, ठीक है। मैंने कहा मैंने ये सरफेस यहां पे रखा, आपको बता दिया मैंने लाइन डेंसिटी ये है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 2 लाइन गुजर रही है पर मीटर स्क्वायर से, और इस सरफेस का टोटल एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें से टोटल लाइंस कितनी गुजरेंगी? तो आप बोलोगे यार 1 मीटर स्क्वायर में से 2 लाइन गुजर रही हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर में से 4 लाइन गुजरेंगी, 3 मीटर स्क्वायर में से 6 लाइन। इसका मतलब ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर में से 20 लाइन गुजरेंगी। 1 मीटर स्क्वायर में से अगर 2 लाइन गुजर रही हैं तो 10 में से कितनी गुजरेंगी, 20। आपने कैसे किया, आपने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब आपको ये पता चला कि आपको ये जो गिवन है ये क्या है, ये लाइन डेंसिटी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया कितनी पास कर रही है। अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं, सर दोनों तरफ क्यों किया, क्योंकि आपको पता है लाइन डेंसिटी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला ठीक है। तो अब यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो जरा समझो, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे मिल रहा है कितनी नंबर ऑफ लाइन सरफेस को कट करती हुई जा रही है, कितनी नंबर ऑफ लाइन सरफेस को कट करती हुई जा रही हैं, कट करती हुई जा रही हैं। और ये जो चीज है ना आपको E इंटू E, ये आपको क्या देता है मेरा बेटा, ये आपके पास है फ्लक्स। फिर सुनो, फिर समझो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ना, फील लेना, आगे गॉसेस लॉ में ना आपको मतलब मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट के फील लेकर, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, हमने सीखना क्या, चैप्टर का या इस टॉपिक का नाम क्या है, हमने सीखना है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। हमने देखा भाई,
हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ ली थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अब मुसीबत यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी जगह से कितनी गुजर रही है आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला चलो कुछ और करके निकालते हैं। मैंने बोला मान लो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, मैंने यहाँ पे एक सरफेस लाके रख दिया। अब इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कट कर रही हैं मुझे ये पता करना है। मैंने बोला एक काम करो, मान लो यहाँ पे लाइन डेंसिटी जो है वो है 2 लाइंस पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इस पूरे सरफेस का एरिया ए है और आपको बता दिया गया कि L/A की वैल्यू ये है, तो इसमें से टोटल लाइंस निकाल सकते हो। हाँ सर, L/A को टोटल A से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई यूनिट एरिया में से इतनी लाइंस हैं तो टोटल एरिया में से कितने जा रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने कहा आपको पता है लाइन डेंसिटी E के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोला है। तो अगर यहां पे A मल्टीप्लाई होगा यहां भी होगा, क्योंकि मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ वही काम दूसरी तरफ। A से A मर गया। यहां से आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ लाइंस जो कि सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, और E इंटू ए ये बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो आपने आज तक अपने बचपन में ये डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये कैसे लाइंस ऑफ फोर्स को शो करता है। तो वो ऐसे शो करता है। अपने पास आप कॉपी में क्या नोट करोगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से ये मुराद है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे मैग्नेटिज्म में सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट क्या मतलब सर परपेंडिकुलर टू इट। भाई ये आपका एक सरफेस है, लाइन ऐसे आ रही है कि आपने सरफेस को इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन इस सरफेस पे देखो 90 का एंगल बना रही है। यहां देखो, यहां 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल है, ये मतलब इसके साथ ये लाइन 90 का एंगल बना रही है। सर ऐसे नहीं होगा सब होगा, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट। बोला सर ऐसे समझ में आ गई कि आपको यहां से ए से ए मर जाएगा। अगर आपको कितनी लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही हैं तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। अगर फ्लक्स ज्यादा है इसका मतलब लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही है, फ्लक्स कम है इसका मतलब लाइंस फ्लक्स कम क्रॉस कर रही है। बोला ठीक है। अब फ्लक्स की एक डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ी होगी, भाई वो वाली भी देख लो। फ्लक्स की एक डेफिनेशन होती है भाई साहब E डॉट डेल्टा ए। तो आप बोलते हो जनाब फ्लक्स आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। डॉट प्रोडक्ट है E का और डेल्टा ए का। अभी इसको भी समझते हैं। सर E तो देखें हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें बचपन से पता है ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 11 है अब ये। सर डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए है मेरे प्यारे बेटे वेक्टर एरिया। सर वेक्टर एरिया हमने तो आज तक पढ़ा था कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है। तो मेरे बच्चे आप बचपन में पानी को भी तो क्या मम्मम बोलते थे, पानी मम्मम है नहीं है, पानी है ना। फिर आपने केमिस्ट्री में उसको पढ़ा H2O कहते हैं। फिर उसका पोलर बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ ली, सिमेट्री भी पढ़ ली, उसकी शेप भी पढ़ना शुरू हो गए। तो आपने इतना कुछ बचपन में तो नहीं पढ़ा था ना। बिल्कुल ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चीज़ें ग्रो करती जाती हैं। तो जहन में रखना आज के बाद कि आपका जो भी कोई प्लेन है, पहले तो ये क्लियर कर लो प्लेन क्या होता है। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, बोला सर आ रहा है। इसमें देखो एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा। तो गोया ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, एक सरफेस है। दो एक्सिस के दरमियान में जो भी जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। बोला ठीक है। हर प्लेन के साथ एक डायरेक्शन जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं यहां ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक प्लेन है, ये मान लो आपके पास एक क्या है, प्लेन है। बोला ठीक है सर। और हर प्लेन के साथ क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। देखो इस प्लेन की भी 2 डायमेंशन से मैं बना के दिखाता हूं। एक डायमेंशन ये रही, बोला सर सही है। एक डायमेंशन ये रही, बोला सर सही है। 2 डायमेंशन दिख रही है, बोला सर दिख रही है। हर प्लेन के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि या तो ऐसे होगा एन कैप, या ऐसे, ऐसे नीचे भी तो हो सकता है एन कैप, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है सर। डायरेक्शन एसोसिएटेड है, क्या मतलब सर, देखो भाई ये जो बुक है ये मान लो एक प्लेन है, या तो एन कैप ऐसे है या एन कैप ऐसे है, आपकी मर्जी है। आप किसी भी एक तरफ को एन कैप मार सकते हो। आपने मार्क कर दिया ये एन कैप है तो ये बन जाएगा आपका फेस ऑफ द प्लेन, ये हो जाएगी इसकी ऑपोजिट साइड। आपने मार्क कर दिया नहीं भाई ये एन कैप है तो ये हो गया आपका फेस ऑफ द प्लेन, ये हो गई इसकी ऑपोजिट साइड। अभी इस पे भी बात करेंगे तफसील से। बोला ठीक है। अब सर वेक्टर एरिया क्या होता है ये तो बताए जरा। भाई मान लो ये आपके पास कोई प्लेन है,
इस प्लेन की जो लेंथ है, ये लेंथ ये L के बराबर है, जो ये विड्थ है वो W के बराबर है, या इसको आप ब्रेथ भी कह सकते हो। तो अगर मुझे इस प्लेन का एरिया कैलकुलेट करना हो, सरफेस एरिया, तो आप सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे सर सिंपल है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दे। भाई ये देखो, ये अगेन मेरा प्लेन है, मैंने कहा ये लेंथ है ये ब्रेथ है, सरफेस एरिया ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। बोला सर आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। तो अब ये जो चीज है ना मेरा बेटा, ये आपके पास कहलाता है स्केलर एरिया। ये क्या कहलाता है? स्केलर एरिया। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसे स्केलर एरिया क्यों कह रहे हैं? देखो, वेक्टर और स्केलर में फर्क किस चीज का होता है? बोला सर डायरेक्शन का होता है। देखो, अगर मैं इसी के साथ डायरेक्शन जोड़ दूं, गौर से सुनना, अगर मैं स्केलर एरिया के साथ डायरेक्शन जोड़ दूं एन कैप वाली, तो मेरा बेटा ये मिला के आपके पास क्या बन जाता है? वेक्टर एरिया या सरफेस एरिया। गौर से सुनना, यानी कि आज के बाद जब कभी भी कहा जाए कि इस सरफेस का एरिया बताइए, तो आप हमेशा क्या बताएंगे? वेक्टर एरिया बताएंगे, सरफेस एरिया स्केलर नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, आप बोलेंगे इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, उससे मिला आपको एरिया का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसी होगी? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे, आपकी मर्जी है। ऐसे ऊपर कहोगे तो ये फेस ऑफ द प्लेन होगा, ये बैक साइड हो जाएगी। ऐसे कहोगे तो ये बैक साइड हो जाएगी, ये फेस ऑफ द प्लेन हो जाएगा। आपकी मर्जी है, किसी भी एक तरफ आप उसको ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी एक साइड आप अपनी मर्जी की चूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब बोलोगे सर ये तो हम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये जो आपने चीज बताई है ना कि डेल्टा ए वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया है, ये वेक्टर एरिया है, और वेक्टर एरिया वेक्टर होता है। भाई वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, तो ये जो स्केलर एरिया मैंने लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और ये चीज आपके पास क्या है? इसका डायरेक्शन है। अब लोगे सर ये तो आप अजीब सी बात बता रहे हैं, हमने तो आज तक ये पढ़ा था किसी भी प्लेन का, किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो स्केलर है। नहीं, आपने बचपन में भी ये बात पढ़ी थी कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस आपने इसको इतने अच्छे से उस वक्त फील नहीं किया था। मैं आपको फील कराता हूं। आपको याद होगा जब आप बिल्कुल छोटे थे क्लास 11 के अंदर, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था, ए क्रॉस बी। बोला सर याद है? याद दिलाओ, ए क्रॉस बी का जो आंसर था वो स्केलर हुआ करता था या वेक्टर? तो आप बोलोगे सर वो तो वेक्टर हुआ करता था। ए क्रॉस बी का आंसर वेक्टर था। हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट ही ऐसे करते थे कि भाई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक अदद क्या आ गया? वेक्टर आ गया। सच प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैंने बोला आगे थोड़ा बढ़ो। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे तो उसमें हम एक क्वेश्चन किया करते थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। हम कहा करते थे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट वेक्टर ए and vector B represent the adjacent sides of a parallelogram। ऐसे ये adjacent sides of a parallelogram represent किया करते थे। बोला सर किया करते थे। फिर हम कहा करते थे यार जो A क्रॉस B का आंसर है ना, ये बेसिकली क्या है? ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद आ रहा है? ये क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर याद तो आ रहा है, इसका एक सवाल भी आता था पेपर में, ए क्रॉस बी निकालते थे, फिर मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले जब आपने ए क्रॉस बी किया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, आप कह रहे हो ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर होता है। फिर आप कह रहे हो ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो 2 + 2 अगर 4 करोगे तो आपको ये नहीं लग रहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक वेक्टर क्वांटिटी थी तब भी? यानी कि जब आप ए क्रॉस बी किया करते थे तो जो आंसर आता था उसमें डायरेक्शन भी हुआ करती थी और मैग्नीट्यूड भी हुआ करती थी। मैग्नीट्यूड से मुराद हुआ करती थी ये पूरा फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, और डायरेक्शन तब भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया करती थी। याद करो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो वेक्टर सी आता है, ये वेक्टर सी हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो मैंने भी तो यही बताया था कि जो इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, जो इस प्लेन के साथ डायरेक्शन एसोसिएट होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। ये देखो, ये जो एन कैप है ये हमेशा इस प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन के साथ ये हमेशा कैसा होने वाला है? ये हमेशा इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर ये प्लेन आपका एक्स वाई एक्सिस में तो एन कैप जेड डायरेक्शन में होगा। अगर प्लेन आपका एक्स जेड एक्सिस में तो एन कैप आपका वाई के अलोंग होगा। अगर प्लेन आपका वाई जेड एक्सिस में तो एन कैप आपका एक्स के अलोंग होगा। याद आ रही है सारी चीजें? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने अब तक ये बात पढ़ी कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो हमने रिकॉल किया कि यार जो लाइन डेंसिटी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया किसी जगह से गुजर रही हैं, वो
क्या डिफाइन करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करती हैं। तो मैंने कहा किसी सरफेस में से कितनी लाइंस पास कर रही है अगर आपने मेजर करना है तो भाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, लाइंस पर यूनिट एरिया पता है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपको ये पता चल गया कि ई को ए से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। ई से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेल्टा ए क्या है? वेक्टर एरिया। फिर मैंने बताया कि ये वेक्टर एरिया क्या होता है। मैंने कहा कोई भी सरफेस है, इसका जो एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, जैसे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड। एक डायरेक्शन भी होता है और वो डायरेक्शन इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर ये सरफेस है, एन कैप यहां होगा, एन कैप यहां होगा, आप किसी भी एक साइड को फेस ऑफ द प्लेन मान सकते हो, दूसरा उसका उलट बन जाएगा। बोला ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये बात? बोला ठीक है। इसी तरीके से मेरा बेटा ये फाई आपके पास क्या है? ये फाई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। ये फाई क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स बताता क्या है? कि किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, दैट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इनकमिंग फील्ड लाइंस। बोला ठीक है। अगर मुझे यहां से यूनिट निकालनी है, ई की यूनिट क्या है भाई? न्यूटन पर कूलम पढ़ के आए हैं। ए की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अक्सर बच्चों के जहन में एक सवाल आता है, जब मैं भी स्टूडेंट था मेरे भी जहन में आता था कि हमारे नोट्स में लिखा होता है कि फ्लक्स से मुराद है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू इट। तो अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स है तो इसकी यूनिट क्यों है? तो उसका जवाब मिल गया आप, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स का फिनोमिना एक इमेजिनेशन है, उसको आप कैलकुलेट किससे कर रहे हो? ई और ए के प्रोडक्ट से कर रहे हो। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये बेसिकली बता रहा है कि जो आपने एक इमेजिनेशन लगाई हुई है, इतनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, तो वो एक्चुअल आपको यहां से पता चल रहा है ई इंटू डेल्टा ए से। बोला ठीक है सर, चलें कॉपी कर लें। अब आपको ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फील देते हैं कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे जैसे मैं आपको इमेजिन कराता जाऊं ना, वैसे वैसे आपने साथ साथ चीजें इमेजिन करनी है। मान लो कि हमारे पास इस दीवार पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस दीवार पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से होगा क्या? कि यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती हुई जा रही होंगी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक सरफेस है जिसका मैंने ये फेस डिफाइन किया हुआ है, ये है फेस ऑफ द सरफेस। इसका मतलब जो मेरा एन कैप होगा वो ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा मेरा एन कैप। इस सरफेस को घुमाऊंगा तो साथ साथ मेरा एन कैप भी क्या होगा? घूमता जा रहा होगा। ये मेरा फेस है, ये बैक साइड ऑफ द प्लेन है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चलें। अब देखो मेरे बच्चे, और से सुनना, आपके पास एन कैप यहां से ऐसे होगा, यहां से ऐसे होगा। बोला ठीक है। अगर मैं ऐसे सरफेस को प्लेस करता हूं, अब देखो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब मैंने ये देखना है कि कब इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, कब मिनिमम है। फॉर्मूले से हम ड्राइव कर लेंगे फील्ड लो। आप ये देखो, जब मैं इसको बिल्कुल ऐसे रख दूंगा, बिल्कुल इस तरीके से कि सारी लाइंस इसके परपेंडिकुलर हो रही हैं, तो आप नोट करो मैक्सिमम लाइंस इसमें से कट करती हुई जा रही होंगी, इसमें से गुजर रही होंगी। बोला ठीक है। जैसे जैसे इसको मैं ऐसे करता जा रहा हूं, अब लाइंस कम होती जा रही हैं। देखो, जब मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ले आया तो कुछ लाइंस ऊपर से जा रही हैं, कुछ नीचे से। अब बोलोगे सर ऐसे भी तो घुस जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? फिजिक्स के अंदर आप प्लेन या सरफेस किसी ऐसी चीज को कहते हो जिसकी दो डायमेंशन होती है, तीसरी नहीं होती। ये तो एक किताब है जिसको मैं प्लेन की एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूं। अगर फिजिक्स के लिए देखेंगे तो फिजिक्स के लिए ये प्लेन है, ये डायमेंशन काम की, ये डायमेंशन काम की, ये डायमेंशन ना होने के बराबर। दिस डायमेंशन इज नेग्लिजिबल। तो जब आपने इसको ऐसे रखा, ऐसे, तो मैक्सिमम लाइंस आ रही थी। आपने ऐसे किया, लाइंस कम हो गई, और ऐसे किया, लाइंस और कम हो गई। बिल्कुल ऐसे ले आए तो लाइंस मिनिमम हो गई। कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स आपका जीरो हो गया। फिर देखो, ऐसे करने पे सारी जा रही है, ऐसे करने पे देखो सारी नहीं जा रही। मतलब ऐसे समझ लो, यहां वाली जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। जो इसके नीचे वाली थी, वो जो पहले इसमें से गुजर रही थी, लेकिन अब वो सीधी जा रही है, ये ऐसे जा रही है, क्योंकि ये ऊपर हो गया थोड़ा सा। तो हो क्या रहा है यहां से? अगर आप नोट करो तो आपके पास कहानी क्या हो रही है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, जरा शो कराऊं, जरा इमेजिन करो। जब आप इस चीज को सामने से देख रहे हो, आप मान लो अपने कैमरे से देख रहे हो, तो आपको ये कैसे नजर आएगा? ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। ये ऐसी एक लकीर सी नजर आ रही है ना। देखो, ये एक सरफेस है, लाइन जैसे आ रही है, ये सरफेस। देखो इधर आपको ये इस तरीके से नजर आ रहा है। ये देखो, लाइन जैसी आ रही थी। बोला ठीक है सर, लाइन जैसी आ रही थी,
और मैंने क्या किया, मैंने शुरू के अंदर जो मेरा सरफेस था उस सरफेस को मैंने ऐसे रखा था, ऐसे ये रखा सरफेस को मैंने, ये है एन कैप डायरेक्शन। सर ये ऐसे कैसे दिखा रहे हैं आप? भाई ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखो ना लाइंस ऐसे आ रही थी, ये मैंने सरफेस को ऐसे रखा हुआ था, सारी लाइंस इसके अंदर से पास कर रही थी। बोला ठीक है, सब पास कर रही थी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि लाइंस तो मेरी अभी भी ऐसे ही आ रही हैं, लेकिन मैंने क्या हरकत कर दी, अब मैंने अपने सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब मैंने अपने सरफेस को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये है एन कैप। देखो यही तो आपको बता रहा हूं जब से, ये देखो पहले ऐसा था, अब मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, अब देखो ऐसा कर दिया। अब देखो इसके अंदर से गुजरने वाली लाइंस कम हो गई, ये वाली लाइन अब सीधी निकल गई, ये लाइंस अभी भी जा रही हैं। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप आगे गए, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और ऐसा कर दिया, ये और ऐसा कर दिया मैंने, ये देखो ये एन कैप। बोला ठीक है सर। अब आप, अच्छा ये एन कैप क्या है? अच्छा ये बास किताबों में एन कैप होता है, बास किताबों में ये यू कैप होता है, परेशान नहीं होना, ये जस्ट एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। सर ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को कि जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका काम होता है डायरेक्शन को बताना, डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो ये क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, बास किताबों में यू कैप होता है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। दूसरी बात, ये डायरेक्शन किसका बताता है? प्लेन का या सरफेस का। हमेशा जहन में रखना ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अपने पास नोट कर लो। एन कैप या यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसमें जो लफ्ज नॉर्मल आ रहा है वो भी यही बता रहा है। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में ऑर्डिनरी नहीं होता, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर एट समथिंग। तो 90 का एंगल बनाता है फ्रॉम द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका प्लेन एक्स वाई में है, एक्स वाई से क्या मुराद है? ये मान लो आपका एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, या ये एक्स है ये वाई है, प्लेन ऐसा है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये भी जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड है, ये नेगेटिव जेड है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर सही। सिमिलरली अगर आपका प्लेन ऐसा है, ये आपका वाई था, ये जेड था, एक्स जेड प्लेन में यूनिट आपका प्लेन एक्स जेड प्लेन है आपका, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, पॉजिटिव एक्स स्केल होंगे, नेगेटिव एक्स स्केल होंगे। सिमिलरली यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर आपका या प्लेन अगर आपका ऐसा है, जेड एक्स ये प्लेन है आपका, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर प्लस वाई का लॉन्ग होगा या माइनस वाई का लॉन्ग होगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, जहन में रखेंगे। अभी सवाल भी आएंगे इसके, ठीक है। चलो ये बात हमने देखी। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल गया कि देखो ये लाइन ऐसे निकल गई, ये लाइन ऐसे निकल गई। बोला ठीक है सर, और हो क्या रहा है? ये लाइन पास कर रही है और ये वाली लाइन पास कर रही है। बोला सही है सर, समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है और ये लाइन पास कर रही है। यहाँ पे तो खैर सारी ही लाइंस क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं। बोला ठीक है। अब आपने जब इसको थोड़ा सा और ऐसे ही घुमाते घुमाते आपने इसको, अब आप देखो ना आप कर क्या रहे हो, आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो ऐसे। यही चीज आपको मैं वहां करके भी दिखा रहा था। आप इसको ऐसे रोटेट करते हुए जा रहे हो। देखो कहाँ चला गया भाई हमारा सरफेस। आओ भाई सरफेस, ये देखो ये ऐसे रखा था, फिर आपने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब इसको आप रोटेट करते हुए जा रहे हो। मान लो आप इसको रोटेट करते करते आपने इसको बिल्कुल सीधा ही कर दिया। देखो अब आपने इसको सीधा कर दिया ना, अब क्या सूरत हाल हो गई कि ये आपके पास ऐसे है और ये आपका एन कैप ऐसे आ चुका है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ये देखो ये ऐसे हो चुका है, सही है। अब देखो इसमें तो कोई फ्लक्स आपका पास नहीं कर रहा है। अब यहां से आप एक चीज नोट करो, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको शो की जा रही है, ठीक है सर। अब मुझे एक बात अच्छे से देख करके बताओ कि क्या ये जो मैंने चार डायग्राम बनाई है, इन चारों केसेस के अंदर एक बराबर फ्लक्स है, एक बराबर फील्ड लाइन सरफेस को काट रही है? नहीं, इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो गया, इसमें और कम हो गया, इसमें तो जीरो ही हो गया। ऐसे ही है? बोला सर ऐसे ही है। यहां से आपको ना एक चीज नजर आ रही है। क्या सर, क्या चीज नजर आ रही है जरा बताएं। आप जरा नोट करो एन कैप और ई को, आप देखोगे तो आपको एन कैप और ई के दरमियान में ना एक एंगल बनता नजर आ रहा है। बोला सर दिखाएं, अभी देखते हैं। ये आपको देखो एंगल बनता नजर आ रहा है, थीटा। बोला सर आ रहा है, नजर तो आ रहा है एंगल, हमें थीटा बनता नजर आ रहा है, सही है। सिमिलरली यहां भी देखो आपको ये एंगल बनता नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा ना नीचे बना देता हूं ताकि एंगल वाजे नजर आ जाए। ये देखो इधर, ये देखो एंगल बनता नजर आ रहा है। बोला सर आ रहा है। यहां देखो, यहां तो थीटा 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है। यहां देखो एंगल बनता नजर आ रहा है 90 डिग्री का। बोला सर आ रहा है। इसका मतलब आपको ये नजर आ रहा है कि कितना फ्लक्स इसमें से पास करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है ई और थीटा के दरमियान में एंगल पे।
मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब पास करता हुआ नजर आया? देखो यहां से, देखो मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब पास करता हुआ नजर आया? जब थीटा 0 डिग्री था। देखो ये ना, एन कैप इसी डायरेक्शन में, बोला सर है। ई भी इसी डायरेक्शन में, बोला सर है। मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब नजर आ रहा है? जब थीटा क्या है आपके पास? 0 डिग्री है। ठीक है, गौर से देखो, मैं यहां पे थीटा किस किस के दरमियान में डिफाइन किया है? थीटा मैंने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एन कैप के दरमियान में। ये देखो, ये एन कैप है, ये ई है, इनके दरमियान में डिफाइन किया। ये एन कैप है, ये ई है, इसके दरमियान डिफाइन किया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो थीटा मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने ई और डेल्टा ए के दरमियान में डिफाइन किया। भाई डेल्टा ए से क्या मुराद है? वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया, प्लेन एरिया। वेक्टर एरिया की वही डायरेक्शन होती है जो एन कैप की होती है। क्यों भाई? वेक्टर एरिया क्या है? सरफेस एरिया अलोंग विद द डायरेक्शन। तो सरफेस एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, उसके साथ डायरेक्शन कौन दे रहा है? एन कैप ही दे रहा है। तो ये एन कैप जो है, ये एन कैप जो है, यही बेसिकली क्या कर रहा है? आपको डायरेक्शन दे रहा है। ध्यान में रखिएगा ये बात आप अच्छे तरीके से। बोला ठीक है, ये हमने किया। मैं आपको अभी इसी को एक और तरीके से देखना भी सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। बोला ठीक है, समझ में आती है? चलिए आगे मजीद बताएं हमें। और यहां पे देखो, आपके पास इस केस के अंदर आपके पास जो है ना वो फ्लक्स क्या हो गया? देखो 0 फ्लक्स हो गया। इस केस में आपके पास फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। और 0 वाले फ्लक्स वाले केस के अंदर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बोला सर 90 डिग्री हो गई है। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। देखो एन कैप ऐसे ऊपर है, ई ऐसे जा रहा है। इस केस में कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। बोला सर आपको ये तो नजर आ रहा है कि आपके पास थीटा जब 0 डिग्री है, यानी कि जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर और ई का वैल्यू आपस में पैरेलल है, इस केस के अंदर फ्लक्स मैक्सिमम क्रॉस हो रहा है। जब थीटा 90 डिग्री है, इस केस के अंदर आपके पास फ्लक्स मिनिमम क्रॉस हो रहा है या 0 फ्लक्स है। अब आप याद करो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फाई का फॉर्मूला पढ़ाया था, यहां मैं छोटा सा ई भी लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है। वो था हमारे पास ई डॉट डेल्टा ए, डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। ई से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है। डेल्टा ए क्या है? इस सरफेस का एरिया। और थीटा क्या है? इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल। अब आप देखो, आपको यहां से नजर आ रहा है कि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है ई डेल्टा ए कॉस थीटा पे, कॉस ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और कॉस थीटा की अगर मैं आपको मैक्सिमम वैल्यूज बताऊं तो हमें यह पता है कॉस 0 डिग्री होता है हमारे पास कितना? +1। और ये कॉस थीटा की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है? आपके पास 0 होता है, और ये इसकी 0 वैल्यू है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी में 0 होता है। अब आप देखो तो आपको नजर आ रहा है आपका फॉर्मूला और आपकी जो इमेजिनेशन है वो एक साथ फिट बैठ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर देखो, आपका फॉर्मूला और इमेजिनेशन आपस में फिट बैठ रही है। कैसे सर? देखो, आपकी इमेजिनेशन क्या कह रही थी कि अगर हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही है और ये हमारा सरफेस है जिसका एन कैप ऐसे है, तो जब मैं ऐसे रखूंगा तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। देखो ऐसे रखने में मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। तो अब देखो एन कैप यहां है, ई यहां है, थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो मैंने पहले बताया थीटा 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स है। आपके फॉर्मूले से भी ये पता चल रहा है, क्योंकि देखो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, भाई ये इस पे डिपेंड कर रहा है, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी कैसा होगा? मैक्सिमम। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा 0 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री होता है +1, और +1 से ज्यादा कॉस के फंक्शन की वैल्यू नहीं आती। सिमिलरली आपने देखा, अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते करते ऐसे कर दो तो कुछ लाइंस ऊपर से जाएंगी, कुछ लाइन नीचे से। गोया कि अब एन कैप कहां चला गया? ऊपर, और ई ऐसे आगे जा रहा है। एन कैप और ई के दरमियान में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपने देखा 90 डिग्री के केस में 0 फ्लक्स पास कर रहा है। हमारे फॉर्मूले से भी यही बात पता चल रही है। ये तो हमने इमेजिनेशन से निकाला, ये फॉर्मूला भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है। कैसे? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पे? कॉस ऑफ थीटा पे, कॉस थीटा पे। जब कॉस थीटा 0 होगा, डेल्टा ये कुछ भी होता रहे, ई कुछ भी होता रहे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? जब थीटा आपके पास क्या होता है? 90 डिग्री होता है। देखो जैसे ही आप यहां पे 90 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब cos 90 पे 0 फ्लक्स होता है, 0 डिग्री पे आपके पास फ्लक्स कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। इतने से वो कॉपी करो। अब इसी चीज को एक और तरह से देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और 0 कब होता है। अब देखो मेरे बच्चे, अगेन आपका इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है, और अब मैं आपको अगेन एक और तरह से समझाने की कोशिश करूंगा सेम चीज को। आपका इंट्यूशन और आपका इमेजिनेशन बिल्ड करने वाली बात है।
सबसे पहले आप ये चीज नोट करो कि जब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है और ये इसका आगे है, बस इतनी बात देखो कि अगर मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब ये रोटेट होगा, यानी कि देखो ऐसे, ये बात हमें समझ में आती है कि भाई साहब अगर ये पहले ऐसे था मान लो, अब ये रोटेट होके जब ऐसे आया और मान लो पहले इसका एन कैप ऐसे शो हो रहा था, अब एन कैप ऐसे शो हो रहा है, तो क्या ये बात समझ में आती है कि भाई जो थीटा यहां वर्टिकल के साथ बना है वही थीटा यहां पे बनाया गया है, ये दोनों सेम थीटा है। सर कैसे? देखो देखो भाई साहब, ये ऐसे था पहले, बोला सर था, जब तुमने इसे रोटेट किया तो ये भी तो साथ साथ रोटेट होगा। ये देखो इधर, ये ऐसे था ना पहले, जब तुम रोटेट करोगे तो ये भी रोटेट होगा। फील करो, ऐसे था पहले, बोला सर था, जब तुम इसको रोटेट कर रहे हो तो ये भी रोटेट हो रहा है। तो अगर तुमने इधर वर्टिकल से इसको 15 डिग्री घुमाया तो ये भी ऐसे 15 डिग्री ऊपर उठा होगा। फील है? पहले अगर ये ऐसे था, देखो समझो, पहले ये मान लो ऐसे था, ऐसे था, ये वर्टिकल से ऐसे था, मतलब ऐसे, ये वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ था, वाई एक्सिस के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था ऐसे। जब तुमने इसे वाई एक्सिस से 15 डिग्री उठाया, यानी कि इधर का एंगल 15 डिग्री हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारी किताब है या सरफेस है, इसको 15 डिग्री ऐसे हटाया, यानी कि ये यहां से 15 डिग्री ऐसे किया, तो ये जो चीज थी, ये मान लो ये एक्स पे थी, ये भी तो 15 डिग्री ऊपर उठ जाएगी। आया ना? फील आ रहा है? फील करो, ये जब ऐसे था तो पहले बिल्कुल वाई पे चिपका हुआ था और ये आपका एक्स पे चिपका हुआ था। जब तुम इसे 15 डिग्री आगे लेकर गया इधर से, वाई से 15 का एंगल इसने बनाया, तो ये भी तो एक्स से ऊपर चला जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है, जो थीटा ये एक्स से बना रहा है, ये आपका जो प्लेन है वही थीटा वो किससे बना रहा है? वाई से बना रहा है। फील आ रहा है? देखो, जो थीटा ये एक्स से बना रहा है, सेम वही थीटा वो कहां से बना रहा है? आपके पास वाई एक्सिस से बना रहा है। समझ आ रही है? देखो इधर, अगर मैं यहां पे आपको अपना वाई एक्सिस ड्रॉ करके दिखाऊं, ये है मान लो मेरा वाई एक्सिस, जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये रहा, जो थीटा यहां है वही थीटा यहां आ रहा है, बोला ठीक है। जो थीटा, ये देखो पूरा वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया, बोला सर वाई एक्सिस के ऊपर ही आ गया उठ के, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो, ये जब इसको आप ले गए तो देखो यही वाली बात यहां, ये देखो अभी आपका जो ये प्लेन है ये वाई के पैरेलल है और ये एन कैप ऐसे एक्स पे चिपका हुआ है। जब ऐसे घुमाते घुमाते आप ऐसे ले आए, अब देखो आपका ये जो प्लेन है ये एक्स के अलोंग आ गया, आपका एन कैप कहां चला गया? वाई के अलोंग। फिर समझो, कॉन्सेप्ट को फील करो। देखो इधर, ये चीज आपका ये जो प्लेन है ये पहले वाई के पैरेलल था और एन कैप एक्स के अलोंग था। आप इसको घुमाते घुमाते ऐसे कर दिया कि अब ये जो आपका प्लेन है ये एक्स के अलोंग है और आपका एन कैप कहां चला गया? वाई के अलोंग। देख रहे हो, जब आपने इसको घुमाया होगा, ये प्लेन पहले वाई पे था अब एक्स पे आ गया, तो आपने प्लेन को कितना रोटेट किया होगा? 90 डिग्री पे। तो आपका देखो एन कैप भी तो 90 डिग्री रोटेट हुआ है। पहले एन कैप यहां था, अब कहां चला गया? एक्स पे चला गया, वाई पे चला गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया। इस पूरी कहानी का मकसद आपको यह बताना है कि ये थीटा और ये थीटा आपके पास कैसा है? एक बराबर है, और कोई मकसद नहीं है इस कहानी का आपको समझाना। बोला चलो सर ठीक है। अब देखो आपको मैं एक चीज, ये चीज जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो ये फॉर्मूला है ना, इसमें ये कॉस की टर्म आई कहां से है और आई क्यों है? जो मैंने आपको कहा था ना कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट, तो ये परपेंडिकुलर की टर्म कहां से है ये वो समझा रहा हूं। अब देखो यहां पे आप देखो इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? सारी, क्योंकि ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर टू इनकमिंग लाइंस ऑफ फोर्स रखा है। बोला ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो मेरा सरफेस है, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, क्योंकि जाहिर है यहां पे भी थीटा बन रहा है, दो कंपोनेंट तो मैं बना सकता हूं भाई, यहां भी तो थीटा बन रहा है ना। बोला सर थीटा बन रहा है, देखो इधर है, देखो ये ऐसे रोटेट, भाई ये पूरा एरिया है। बोला सर है एरिया, ऐसे ऐसे वाई के साथ इसका कुछ एंगल बन रहा है थीटा। बोला बन रहा है। इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो कैसे आएगा? इस सरफेस का एक पार्ट ऐसे आएगा, एक पार्ट ऐसे आएगा। समझ आया? देखो ये सरफेस है भाई, वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं? एफ एक्स एफ वाई, तो ये है, ये थीटा है इसका, मतलब ये वाई एक्सिस है, इसके साथ थीटा बन रहा है। बोला बन रहा है। ये आपका सरफेस एरिया है। बोला ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बनाओगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। फिलहाल इस सरफेस का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये वाला कंपोनेंट कोसाइन, क्योंकि यहां थीटा बन रहा है तो ये एडजेसेंट वाला है कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा। समझना, मैं इसके अगर कंपोनेंट बनाऊंगा तो इसका इस वाले का, इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। बोला सर आएगा, ये इसका सरफेस एरिया का बन रहा है, और एक ऐसे आएगा। ये वाला आपके पास जो कंपोनेंट है ये कौन सा है? ये वाला कंपोनेंट कौन सा? ये वाला कंपोनेंट आपके पास है ये वाला आपके पास है डेल्टा ए कॉस थीटा। जो थीटा यहां है भाई वही थीटा ये रहा, जो थीटा ये रहा वही थीटा ये रहा। तो ये डेल्टा ए था, ये डेल्टा ए का कॉस थीटा, और ये वाला डेल्टा ए का ये वाला डेल्टा ए का साइन थीटा। डेल्टा ए के साइन थीटा से अपना कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो पैरेलल है।
बोला ठीक है। यहां भी देखो ये चीज हो रही है। इसका अगर मैं दो कंपोनेंट बनाता हूं, देखो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, और एक आएगा ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आपके पास क्या हो गया, डेल्टा ए कॉस थीटा। अब इसको देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा इधर लाई कर रहा है, समझ आ रही है, ये सारा ऐसे लाई कर रहा है, तो इसका ऐसे वाला परपेंडिकुलर वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। अब देखो आप समझो, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि जब लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं तो लाइंस जिस सरफेस को क्रॉस करती हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट है। जब आपने पूरा का पूरा प्लेन परपेंडिकुलर रखा हुआ था तो सारी लाइन उसमें से जा रही थी। जब आपने ऐसे कर दिया तो इसमें से सारी लाइंस नहीं जा रही, इसके कोसाइन कंपोनेंट में से लाइंस आ रही हैं। फिर जब ऐसे कर दिया तो इसके कोसाइन कंपोनेंट में से लाइंस आ रही हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से आया। जब आप कहते हो ना फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आप कहते हो बेसिकली फ्लक्स बराबर है E मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस एरिया। यहां से आपका फॉर्मूला आता है E डॉट डेल्टा ए। जहन में रखना, सारी जिंदगी गुजर रही है, बच्चों को यही पता नहीं होता यहां कोसाइन क्यों आया है। सही है, ये इसका फील है कि देखो इधर ये थीटा वही थीटा था, तो देखो परपेंडिकुलर 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 में से पास कर रहा है। तो आपने बोला भाई जब इसको मैंने बिल्कुल ही ऐसे करके लिटा दिया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा ही एक्स पे आ गया। भाई परपेंडिकुलर, अगर मेरी फोर्स पूरी एक्स पे लाई कर रही है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। पूरी फोर्स वाई पे तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये पूरा ही एक्स पे लेट गया तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो हो गया। तो ये वजह है कि आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन में क्या लिखते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट। तो ऐसे निकालते हैं हम ये फॉर्मूला, E इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। तो पता चल गया भाई E डेल्टा ए कॉस थीटा। तो हमने बोला इसको बंद कर लो, ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला, E डॉट डेल्टा ए। कॉपी कर लो मेरे बच्चे जल्दी से। अब थोड़ी सी बात करते हैं पॉजिटिव फ्लक्स पे और नेगेटिव फ्लक्स पे। कॉपी कर लो जल्दी से अच्छे तरीके से। अब देखो मेरा बेटा, आपके पास हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का। ये मान लो हमारे पास एक प्लेन है अगेन। अब जाहिर सी बात है इसका एन कैप सामने से देखा जाएगा तो इस एंड पे आ रहा है, इधर से देखा जाएगा तो भाई साहब ऐसे आ रहा है। बोला ठीक है। और मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो मान लो इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे ये ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल इसके फ्लो करती भी जा रही हैं, ऐसे ऐसे। यानी कि अगर मैं आपको ये सिचुएशन बना के दिखाऊं तो वही सूरत हाल है, इधर सारा पॉजिटिव एंड है, इधर सारा नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती हुई यहां से इधर जा रही है, ठीक है। और ये मेरा आ गया वो सरफेस, सही। इसका अगर एन कैप इस साइड से देखूंगा तो भाई ऐसे है, इधर से देखूंगा तो ऐसे है। सर आपने तो कहा था कोई एक साइड कंसीडर करते हैं, मुझे पता है, अभी मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं, ठीक। इधर से एन कैप ऐसे है, इधर से कंसीडर करेंगे तो ऐसे। अब आपने ये देखना है कि इस सरफेस में इस एंड से फ्लक्स कितना इंटर हो रहा है और इस एंड से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। सरफेस बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कोई थीटा मीटा का चक्कर ही नहीं है, सही है। थीटा का कोई चक्कर ही नहीं है। एन कैप यहां से देखा तो ऐसा, यहां से देखा तो आपका एन कैप ऐसा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, इसको क्रॉस करती है, ठीक है। दोनों एंड से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पहले यहां से कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स, पहले यहां से करते हैं फिर यहां से करते हैं, बोला ठीक है। जब फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट डेल्टा ए या E डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल, किस किस के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के दरमियान में। बोला सर E की वैल्यू क्या है, भाई E की वैल्यू को आप E ही मान लो। डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, आप इस पूरे सरफेस का एरिया डेल्टा ए ही मान लो। सर थीटा कितना हो जाएगा, भाई देख लो, एन कैप इसी डायरेक्शन में, E इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई साहब, 1 होता है। तो आपने बोला यार फ्लक्स कितना आ रहा है, E डेल्टा ए फ्लक्स आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसके साथ साइन कौन सा है, साइन है आपके पास प्लस का। भाई कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। सर यहां पे कैलकुलेट करते हैं सर, इधर। सर इधर से क्या मुराद है, भाई देखो इधर देखो, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, पूरा सा रखा हुआ है। अगर मैं इस एंड पे फ्लक्स कैलकुलेट करूं, अभी तो मैंने शीट के इस एंड पे कैलकुलेट किया ना, तो एन कैप यहां था, ई भी यहां था। इस एंड पे एन कैप उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्योंकि एन कैप सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बोला ठीक है। एन कैप ऐसे पॉइंट करेगा, अबे ऐसे ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। एंगल कितना है, देखो एन कैप ऐसे है, ई ऐसे जा रहा है। एंगल कितना है, एंटी पैरेलल है, ई ऐसे जा रहा है, एन कैप ऐसे। तो यहां पे आपके पास थीटा कितना है, 180 डिग्री है। थीटा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, चले जरा
फाई आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आपके पास आ जाएगा ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 180। क्यों भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन तो वही है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जैसी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। डेल्टा ए वही इसका एरिया है क्योंकि इसी सरफेस की बात चल रही है, बोला ठीक है। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि एन कैप ऐसे है, देखो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसका एन कैप यहां से है, इधर से देखने पर ऐसे है और लाइन ऐसे आ रही है, बोला ठीक है। कॉस 180 कितना होता है सर, -1 होता है। सिंप्लीफाई किया आपके पास आंसर आता है माइनस का ई डेल्टा ए। अब आपने ये समझना है कि आपको ये दोनों रिजल्ट्स बता क्या रहे हैं, ये चीज समझना है जिसके लिए मैंने ये करा है। पहली चीज तो ये समझ लो, ये पॉजिटिव फ्लक्स है और ये नेगेटिव फ्लक्स है। सर वो तो हमें भी दिख रहा है, फर्क क्या है? पॉजिटिव फ्लक्स हम तब मानते हैं जब फ्लक्स सरफेस से आउट आ रहा होता है, जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से बाहर आ रही होती है। जब आपको सरफेस से बाहर आती लाइंस मिलेंगी ना, सरफेस से बाहर आती लाइंस, तो ये आपके पास होता है पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर सरफेस के अंदर जाती लाइंस मिल रही हैं, सरफेस के अंदर जाती लाइंस मिल रही हैं, सरफेस के अंदर जाती लाइंस मिल रही हैं, तो ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स होता है। सर क्या मतलब, अभी देखो, अभी फील लो। अगर आप यहां से खड़े होकर देखते हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको ये पता ही नहीं आगे क्या चीज है। आप यहां से देख रहे हो लाइंस इस सरफेस के अंदर घुस रही हैं, तो सरफेस के अंदर जाता हुआ फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसको आप कहते हो फाई इन। ये क्या है, फाई इन, ये सरफेस के अंदर दाखिल हो रहा है। अब यहां से देखो, आपको पीछे का नहीं पता क्या है, तो यहां से आपको लाइंस निकलती नजर आ रही हैं, तो सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, फाई आउट, सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स, फाई आउट फाई इन, फाई आउट फाई इन। फाई आउट जो सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स है, फाई इन जो सरफेस में घुसता हुआ फ्लक्स है। तो आगे चलने के बाद जहन में रखना, हम जब कन्वेंशन पढ़ेंगे, फाई इन हमेशा नेगेटिव होगा, फाई आउट हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन मैंने यहां बता दी। फाई इन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एन कैप इलेक्ट्रिकल फील्ड से अवे पॉइंट कर रहा होता है। फाई आउट पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि एन कैप इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। क्लियर हो गया? फाई इन विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव एंड फाई आउट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। आगे चले आप मजीद, ई डेल्टा ए और ई डेल्टा ए, ये भी चीज देख लो जरा। आपको यहां से एक बात और नजर आ रही है, और वो ये है कि अगर आप गौर से देखो तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहां से बाहर आता हुआ फ्लक्स भी क्या है, ई डेल्टा ए, और यहां पे अंदर जाता हुआ फ्लक्स भी क्या था, ई डेल्टा ए, जो कि होना भी था। इस शीट का अपना कोई चार्ज नहीं था, तो जितनी लाइंस यहां से दाखिल हुई उतनी लाइंस यहां से निकली हैं। ठीक है, जितनी लाइन घुसी थी उतनी लाइंस क्या हो गई, यहां से बाहर आ गई। क्लियर है? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था ये। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे हमारे पास कोई भी एक ओपन सरफेस होता है ना, मैंने आपको बताया था, इस ओपन सरफेस के अंदर मान लो जैसे एक ये शीट है, इसमें आप एन कैप को यहां भी ले सकते हो, आप एन कैप को यहां भी ले सकते हो। नॉर्मली आपके पास एन कैप की जो डायरेक्शन है वो आपको मार्क करके दी जाती है, वरना जहन में रखना, एक जनरल थंब रूल बता रहा हूं, आपने कौन सा कंसीडर करना है। अगर मान लो यहां पे आपके पास ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ हुई हुई हैं, कि आपको कहा जा रहा है यार ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखो एन कैप आप कैसे कंसीडर करोगे, आप ना दोनों तरफ से देख लो एंगल क्या बन रहा है। यहां से देखो ये एंगल बन रहा है, यहां से देखोगे तो ये एंगल बन रहा है। जो थीटा आपके पास लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री में आ रहा हो ना, आप वो वाली साइड पे एन कैप मार्क कर लेना। ये वैसे जनरल थंब रूल है, आप इसको भी मार्क कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अमूमी तौर पे 99% क्वेश्चंस के अंदर आपको एन कैप वो मार्क करके देगा, कोई परेशानी नहीं है। एन कैप अगर नहीं मार्क करे, खुद से मार्क करना हो, मान लो आपको कहता है भाई ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही है। अब ओपन शीट है, ये प्लेन है, इधर भी एन कैप हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आप क्या करो, आप थीटा देख लो भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड से अगर आप इधर वाली साइड का थीटा देखोगे तो ये छोटा नजर आ रहा है, इधर वाली साइड का थीटा देखोगे तो ये आपको, ये वाला थीटा आपको बड़ा नजर आ रहा है। तो भाई हम इसको एन कैप नहीं लेंगे, हम इसको एन कैप ले लेंगे बस। ताकि इसका भी फायदा बता देता हूं, जो आप में से टीचर हजरात हैं वो समझ लेंगे, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी कोशिश करें तो समझ जाएंगे। फाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री वाला आप केस कंसीडर करोगे तो आपका थीटा हमेशा पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, तो और आपको अननेसेसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में उलझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि जब थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है तो फिर आपको जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का बिहेवियर होता है उसका भी ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी नहीं पड़ेगा इसलिए, वरना आपके केस में नॉर्मली हमेशा वो एन कैप मार्क करके देगा। दूसरा केस या दूसरी चीज जो हमारी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है,
ये मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है। आगे जब हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ क्लोज सरफेस पे बात करेंगे। जैसे ये एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है भाई, जिसकी सारी डायमेंशन एक जैसी होती है। जैसे अगर ये एल है तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, मतलब इसकी हाइट भी एल के बराबर है, विड्थ भी एल के बराबर है और लेट्स से लेंथ भी एल के बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इस क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, एक ये ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, इधर वाला, सामने वाला, पीछे वाला। इसमें आपने एन कैप जब भी डिफाइन करना है हमेशा ऐसे डिफाइन करना है कि वो आउटवर्ड हो। जैसे देखो इधर, ये देखो इधर, जैसे ये अगर एक सरफेस है तो इसका एन कैप ऐसे जा रहा होगा, हमेशा आउटवर्ड। जैसे अगर ये ऊपर वाला सरफेस है तो इसके लिए एन कैप ऐसे जा रहा होगा। जैसे अगर ये वाला सरफेस है तो इसके लिए एन कैप आउटवर्ड ऐसे आएगा, ऐसे। जैसे अगर ये वाला है इसके लिए नीचे आएगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में आप जिस भी साइड का एन कैप डिफाइन करोगे वो हमेशा ऐसे लिया जाएगा कि वो आउटपुट पॉइंट कर रहा हो। ये वाला मसला तो सिर्फ शीट में आएगा ना, क्योंकि शीट में आउट और इन तो कोई फर्क नहीं होता। इसको भी आउट कह सकते हो, इसे भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। आप यहां से देखोगे तो वो आउट है, इधर से देखोगे तो वो आउट है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बता दिया। और इसके अंदर आप क्या, इसके अंदर जो आपका एक्सटर्नल होगा वो हमेशा आप क्या कंसीडर कर रहे होगे, आउटवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर एक मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और उसमें हमारे पास ना एक सिलेंडर रखा हुआ है। आपको बोला जाता है यार इस सिलेंडर का क्या करो, ज़रा कैलकुलेट करके बताओ कि इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपके पास है, ठीक है, या कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपके पास पास कर रहा है। देखो इससे भी हम बात को मजीद समझते हैं, जो भी मैंने बात बताई है। ये जो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट है ये आगे चल के हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में यूज़ करना है। ये मान लो हमारे पास एक ऐसे जो है ना एक सिलेंडर एग्जिस्ट कर रहा है। बोला ठीक है सर सिलेंडर एग्जिस्ट कर रहा है, आगे बताएं। ये सिलेंडर है। अब आपको पता है आपका जो सिलेंडर होता है ना वो मेरे बच्चे कुछ इस तरह का होता है, जो अगर दिखाऊं तो ये सिलेंडर है। अब देखो आपको जो भी बात बताई है, क्या ये एक क्लोज सरफेस है? बोला सर है। दो इसके पार्ट्स हैं काम के, एक फेस ऑफ द सिलेंडर जो कि देखो सर्कल है, फेस ऑफ द सिलेंडर जो कि एक सर्कल है। दूसरा ये कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट। अब आपको अगर मैं बोलूं यार इस जगह का एन कैप बताओ तो ऐसे होगा आउटवर्ड, इस जगह का एन कैप ऐसे होगा आउटवर्ड। कर्व सरफेस में कहीं भी रखोगे ऐसे है, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा। ये एन कैप चल रहा है, ये एन कैप है भाई, यहां रखोगे एन कैप ऐसे, यहां रखोगे एन कैप ऐसे। एन कैप हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये कर्व सरफेस है तो इधर वाला जो पैच है इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा, इधर वाले पैच का परपेंडिकुलर ये बनेगा, इधर वाले का परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे, ये एन कैप है, ठीक है सर। अब करना क्या है, अब आपने कैलकुलेट करना है कि भाई इस सिलेंडर में से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। देखते हैं अभी। अब देखो हमें पता चल गया इस सिलेंडर के आपके पास ना 3 पार्ट्स हैं या 3 हिस्सों से कैलकुलेट करना है। एक ये है इसका फेस, एक ये है इसका फेस और एक ये इसका कर्व पार्ट है। मैं तीनों के लिए जरा एन कैप डिफाइन कर देता हूँ। बोले सर चलें कर दें एन कैप डिफाइन। यहाँ का एन कैप ऐसे हो गया, इसको मैंने कह दिया मिसाल के तौर पे पार्ट नंबर 3। यहाँ का एन कैप मेरा बेटा ऐसे हो गया, बोला ठीक है, इसको मैंने कह दिया लेट्स से पार्ट नंबर 2। और यहाँ का एन कैप मान लो ऐसे हो गया। लेकिन सर अभी तो आपने कहा था कि कर्व सरफेस का एन कैप घूमता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो समझो, आप इसको सामने से देख रहे हो तो मैंने सिर्फ ये जो एन कैप डिफाइन किया है इसके टॉप पार्ट पे किया है। अगर आप यहां पे आओगे तो ये ऐसे है, यहां पे ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, मतलब हर जगह पे ये ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 हर जगह पे। अब ज़ाहिर है मैं ऐसे वाला कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ये कर्व पार्ट ऐसे घूमता हुआ आएगा तो इधर से एन कैप ऐसे है, नीचे से एन कैप ऐसे है, इधर से एन कैप ऐसे है। आपको ये चीज़ फील में होनी चाहिए। बोला ठीक है, अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बोला सर चले करते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है और आपके कोर्स में चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, सही है। सबसे पहले फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट, ये वाला जो पूरा गोल मटोल सा पार्ट है, यानी कि फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट। अगर मैं फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट कैलकुलेट करूं तो मेरे बच्चे अगर आप देखो तो ई डेल्टा ए कॉस ये आगे 90 डिग्री बन जाएगा। मुझे ई कितना है जानने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा ए क्या है कोई जानने की जरूरत नहीं है, थीटा 90 डिग्री है। क्यों सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखो ऐसे फ्लो कर रही है, वही वाली सीन है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ये है आपका सिलेंडर, ये है उसका कर्व पार्ट। अब देखो अगर यहां पे कहीं पे भी अगर मैं बोलूं एन कैप बताओ तो एन कैप ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एन कैप ऐसे, एंगल कितना है 90 डिग्री का। यहां का पूछूं एन कैप ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगेन 90 डिग्री। देखो ना, देखो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एन कैप ऊपर ऐसे है, ऐसे घूम के वहां हो गए, एन कैप ऐसे, अभी भी 90 90 90 90 90
हर जगह पे पूरे कर्व पार्ट में आप एन कैप को कहीं पे भी रखो, वो ई के साथ एंगल कितना बना रहा है, वो ई के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब cos 90 कितना होता है, 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है भाई, यहां से इधर से निकाल लो जरा 2 वाले पार्ट से, फाई टू कैसे आएगा भाई, ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। सर 180 क्यों, एन कैप इधर है, ई ऐसे जा रहा है, कॉस 180 कितना है, -1। तो क्या आंसर आया, माइनस का ई डेल्टा ए। क्या माइनस साइन यहां जस्टिफाइड है, बिल्कुल है। अब देखो ये वाली लाइंस सिलेंडर के अंदर दाखिल हो रही हैं, तो जो सरफेस के अंदर घुसने वाला फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन फ्लक्स में क्या शो करता है कि ये फ्लक्स अंदर घुस रहा है, दाखिल हो रहा है अंदर फ्लक्स, तो यही चीज आ गई। अगर मैं φ3 वहां से कैलकुलेट करता हूं, φ3, तो क्या फॉर्मूला है, वही है ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। देखो एन कैप यहां है, ई भी यहां है, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो φ3 आपके पास क्या हो गया, ई डेल्टा ए आपके पास φ3 हो गया, ये प्लस का है। प्लस साइन क्यों, कोई साइन नहीं था तो प्लस का था, और ये प्लस होना भी चाहिए। अब देखो इधर ये बाहर आ रहा है, प्लस आ रहा है। जो सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा होता है भाई, अगर एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, इसको क्या नजर आ रहा है कि इस सिलेंडर से ये लाइंस बाहर आ रही हैं, तो जो लाइंस बाहर आती हैं, जो फ्लक्स बाहर आता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मजेदार बात एक और नोट करो, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा था वो भी ई डेल्टा ए था, जो बाहर आ रहा है वो भी ई डेल्टा ए, और ये भी होना था क्योंकि सिलेंडर के अंदर अपना कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। अगर सिलेंडर के अंदर खुद का कोई चार्ज नहीं है तो जाहिर है जितनी लाइन अंदर घुसेंगी उतनी लाइंस क्या होंगी, बाहर आएंगी। ये प्रॉपर्टी भी जहन में रखना, क्या कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर खुद का कोई चार्ज नहीं है, तो जितनी लाइंस अंदर घुसेंगी उतनी ही लाइंस क्या होंगी, बाहर भी आ रही होंगी। क्लियर है, कॉपी कर लो जल्दी से। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने आपके 2 सवाल लिखे हैं जो कि पास पेपर से हैं। एक बार में आपके पास ये फिगर बन के आई थी और इस फिगर के अंदर से आपको करना वही था, ऊपर लिखा हुआ था फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, और एक बार में आपके पास ये सवाल है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, आगे आते जाएंगे। अब ये सूरत हाल देखो आपको कैसे दी हुई है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एन कैप का डायरेक्शन आपको वो अमूमी तौर पे बना के देता है या बता के भेजता है। ये ऐसे आपका एक प्लेन है, बोला ठीक है, आपको उसने बता दिया एन कैप ऐसे है, उसकी मर्जी थी, वो एन कैप को नीचे भी ले सकता था। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने आपको जब यहां पे कहा था ना कि हम एन कैप वो वाली साइड लेंगे जो थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, ये उस वक्त है अगर एग्जामिनर आपको ना बताए तो आपने कौन सी साइड एन कैप लेनी है। अगर मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूं समझना, इसी सवाल को वो कहता है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एन कैप वो नीचे बना के देता, तो अगर आप देखोगे ना इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां जा रही है, एन कैप नीचे है, तो ये एंगल तकरीबन 120 डिग्री बनता, आपको वही कंसीडर करना पड़ता। वो जो एन कैप की मैंने सूरत हाल बताई है वो उस केस के अंदर है कि अगर एग्जामिनर आपको नहीं बता रहा। ठीक है, ये आपका इस तरीके का प्लेन है, ऐसे एन कैप है, ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सरफेस के साथ एंगल बना रही है कितना, 30 डिग्री का, यानी कि ये सूरत हाल है। आप सामने से देख रहे हो तो मान लो ये सरफेस है, ऐसे आपको दिया हुआ है भाई ये मेरा है एन कैप, बोला ठीक है, और आपको कह रहे हैं यार ये सामने से देख रहे हो आप, और आपको कह रहे हैं ये ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पास करती हुई जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और यहाँ पे मतलब पूरे एरिया में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और आपको कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है भाई, 30 डिग्री का एंगल आपको दिया है। अगर एन कैप यहाँ ऐसे है तो भाई यहाँ एन कैप ऐसे होगा, बोला ठीक है, मतलब हर जगह पे परपेंडिकुलर होता है, बोला सही। सर अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। ई आपको गिवन है, ये रहा 200 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा ए सर यहां से निकालेंगे भाई, पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, 200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। सर डिवाइड बाय 100 क्यों किया, सेंटीमीटर से मीटर में गए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100, साथ में आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ भाई साहब 30 डिग्री। आपने जस्ट पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, और जैसे ही आपका आंसर आएगा तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत क्यों हो गया आंसर, गलत क्यों हो गया आंसर, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया था। ठीक है, गलत इसलिए हो गया कि 2 सफ़े पलटो, जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये थीटा का, मैंने क्या बताया था, थीटा कौन सा एंगल है, मैंने कहा था थीटा एन कैप और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान का एंगल है। आपने शायद उसको तब नोट ही नहीं किया,
जब आपने उसको नोट नहीं किया तो अब ये देखो, क्या ये 30 डिग्री ई और एन के दरमियान का एंगल है? नहीं, वो तो ये वाला होना था, वो तो ये वाला होना था। आपको तो जो एंगल गिवन था यहाँ पे वो ये वाला गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन है ना भाई। सरफेस के साथ ई का वैल्यू 30 डिग्री है, ये तो नहीं गिवन, ये कैसे निकालेंगे भाई? देखो एन कैप और सरफेस के दरमियान का एंगल कितना है भाई? ये सरफेस है, ये एन कैप है, कितना एंगल है ये? 90 डिग्री। क्यों? एन कैप होता ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और ई ऐसे है, ई का सरफेस का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। टोटल 90 है, 90 में से 30 निकाल दिया, पीछे 60 बचा। तो यहाँ 30 नहीं पुट करोगे, यहाँ क्या पुट करोगे? 60 डिग्री। मैं ये मिटा के लिख रहा हूँ, आपने मिटाना नहीं है, अपनी कॉपी में नोट करना है कि क्या गलती करी है आपने। तो ये वाला एंगल हमने कैसे निकाला? ये टोटल 90 है, 90 में से 30 निकाल दिया, पीछे कितना आया? 60 डिग्री आ गया। अब हो जाएगा सॉल्व। 2 0 से ये 2 0 मर गए, ये 2 0 से ये 2 0 मर गए। cos 60 डिग्री कितना होता है भाई साहब? हाफ होता है। तो आपने बोला सर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, सही है। सॉल्व किया, आंसर क्या आया? प्लस का 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सर ये प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो ना, इधर से देखते हुए नजर आ रहे हो। आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है, सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है। आप हमेशा प्लेन के ऊपर से देखते हो, जहां एन कैप होता है ना, वहीं पर आपका थोबड़ा भी होता है। थोबड़े से मुराद फेस, जो प्लेन का फेस है वहीं आपका फेस भी है, तो आप वहीं से देखते हो चीज को। समझ आ गई? अगर अब मैं यहीं पे ये सवाल ऐसे कर देता कि भाई ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, और से सुनना, वो सरफेस से यहां पे एंगल बना रही है 30 का, अगर मैं यही सवाल आपको दे दूं करने के लिए, क्या बोला समझो। मैंने कहा भाई ये है, सेम क्वेश्चन है, ई का वैल्यू भी वही है, सब वही है। मैंने कहा एन कैप ये रहा, मेरी मर्जी, और मैंने कहा ई ऐसे जा रहा है, ई ऐसे जा रहा है, ई ऐसे जा रहा है, और ये सरफेस से एंगल बना रहा है 30 का। तो बस ये देख लो कि थीटा क्या पुट करोगे? थीटा 120 हो जाएगा। क्यों सर? कैसे 120 हो जाएगा? अभी समझ, जल्दबाजी तो है ही नहीं ना। यहाँ पे देखो, मार्क करो, ये आपके पास क्या है? एन कैप है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, देखो दोनों नजर आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बनाया ना, ऐसे ऐसे चीरती हुई जा रही है। सरफेस से नीचे की तरफ 30 डिग्री है। ये जो रेड वाला मार्कर है जो कि एन कैप है, इसका सरफेस से एंगल कितना है? 90 डिग्री, और वो नीचे कितना है? 30। तो 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120। तो एन कैप और ई के दरमियान का एंगल कितना है? 120। आप यहां पे रखोगे 120 डिग्री। फिर जब आप आंसर निकालोगे तो वो आंसर आएगा आपके पास नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया, जब आप इस सवाल को देखोगे, एन कैप यहां पे मार्क हुआ हुआ है, इसका मतलब आप यहां से देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रही है कि सरफेस से बाहर आ रही है? सर सरफेस के अंदर जा रही है। तो सरफेस के अंदर जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव। बाहर आने वाला कैसा होता है? पॉजिटिव। थीटा की कंडीशन भी जहन में रख लेना, अगर जो थीटा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री है या लेस देन 90 डिग्री है, इस केस में आपके पास जो फ्लक्स आता है ये पॉजिटिव आता है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है, इस केस में आपका फ्लक्स कैसा आता है? नेगेटिव। जैसे ये वाला केस, इसमें थीटा कितना आ रहा है? 120 डिग्री। सर ये तो अबे ये थीटा नहीं है, ये तो सरफेस से एंगल है, ये होगा थीटा, ये बनेगा 120, ये है 120 डिग्री, तो ये फ्लक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर आपके पास ये वाला केस है, थीटा 90 के मतलब अंदर अंदर है, 0 से 90 के बीच में है, 0 है या 0 से 90 के बीच में, इस केस में फ्लक्स पॉजिटिव है। फ्लक्स पॉजिटिव ये बता रहा है कि फ्लक्स अंदर दाखिल हो रहा होगा, और फ्लक्स नेगेटिव ये बता रहा है फ्लक्स वहां से, सॉरी फ्लक्स पॉजिटिव ये बता रहा है फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स नेगेटिव ये बता रहा है फ्लक्स अंदर घुस रहा होगा। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको, इसको भी सॉल्व करके मुझे आंसर बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं और अगला सवाल आपको बताता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल मेंशन है, ये वही सवाल है जो पहले वहां लिखा था, मैं उसको उठा के इधर ले आया। कहते हैं 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर रेक्टेंगल लाइज इन एक्स वाई प्लेन। इसको ड्रॉ करते हैं, जगह इसीलिए ज्यादा बनाई है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मान लो हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं तीसरा एक्सिस बनाने जाऊंगा तो वैसे आउटवर्ड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चूंकि आउटवर्ड नहीं दिखा सकता तो मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्या? जेड एक्सिस, ऐसे आउटवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है जो कि ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, और सवाल में कहा जा रहा है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? ऐसे 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। देखो एग्जामिनर यही कह रहे हैं, सवाल में क्लियर लिखा हुआ है 2 बाय 3 सेंटीमीटर रेक्टेंगल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ऐसे ही होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? आपको आगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में दी है। वेक्टर फॉर्म सर IJK में दी हुई है। ठीक है,
अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई और थीटा नहीं दिया हुआ तो मेरा बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जनाबे वाला ई डॉट डेल्टा ए। देखो अगर पार्ट ए सॉल्व करेंगे, ई तो गिवन है, डेल्टा ए चाहिए। सर डेल्टा ए तो बहुत आसान है, डेल्टा ए कैसे आएगा? वेक्टर एरिया कैसे आएगा? वेक्टर एरिया आएगा सर 2 सेंटीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सेंटीमीटर क्या है? 2 डिवाइड बाई 100। 3 सेंटीमीटर क्या है? 3 डिवाइड बाई 100। अब आपको थोड़ा सा मेरा लेक्चर का इब्तिदाई हिस्सा याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। डायरेक्शन भाई वेक्टर एरिया क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन कैसे आएगी? सर इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप से, और एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपका ये प्लेन कहां लाई कर रहा है? आपका ये प्लेन एक्स वाई में लाई कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस है। तो आपने इसके परपेंडिकुलर लेना है। गोया मैं कहूंगा यहां पे एन कैप की जगह पे क्या आ जाएगा? के कैप। सर के कैप क्यों आया? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर जो कि जेड एक्सिस को शो करता है वो के कैप है। वो यूनिट वेक्टर देखो, जो z का यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप है, जो x का यूनिट वेक्टर है वो i कैप है, और जो y का यूनिट वेक्टर है वो क्या है? j कैप है। ऐसे आएगा आपके पास डेल्टा a का वैल्यू। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई बाय, ये और आसान कर लो यार इसको, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 इंटू के कैप। बोला सही है। यहाँ ले आउट आ गया इधर। आपके पास क्या है? e कितना दिया हुआ है? e आपके पास दिया हुआ है भाई 100 i कैप माइनस का 200 के कैप डॉट क्या हो गया? 6/10 की पावर 4 के कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। क्या इधर कोई आपके पास के की टर्म आपको नजर आ रही है? आई की टर्म नहीं सर। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझना, 100 आई कैप माइनस का 200 के कैप डॉट, इसको लिख सकता हूं 0 आई कैप प्लस का 6/10 की पावर 4 इंटू के। अब देखो आई वाला आई से, आई के पीछे यहां 0 है, 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या हो गया? 0। यहां के पीछे क्या है? 6/10 की पावर 4, और यहां क्या है? माइनस का 200। तो ये बन जाएगा माइनस का 200 मल्टीप्लाई बाय 6/10 की पावर 4। बोला ठीक है। प्लस माइनस जा सर, ये तो माइनस होता है, तो ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 6/10 पावर 4 को ऐसे खोल के लिख दिया ताकि काटना पीटना आसान हो जाए। काट दो, हो गया। 6 2 क्या होता है? 12 अपॉन में क्या आ गया? 100 आ गया। और प्लस माइनस जब माइनस होता है, माइनस साइन लगाना देखो मैं भूल गया, प्लस माइनस जा माइनस। बोला ठीक है। सॉल्व किया आपने, ये 6 नहीं है ये 0 है। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 0.12 माइनस का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये बन गया। यानी कि इसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस का 0.12 न्यूटन। इसकी वजह से जो एक्स इसमें से फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना है? माइनस का 0.12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? बोले ठीक है सर। अच्छा मैं आपको इसका ना कॉन्सेप्ट का इसका भी फील दिला सकता हूं। आप सबसे पहले तो ये इमेजिन कर लो कि ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है? ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि फ्लक्स इसके अंदर दाखिल हो रहा है, इनवर्ट फ्लक्स है। अब अगर आपकी वेक्टर से थोड़ी सी वाकफियत है तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसका एक कंपोनेंट ऐसे एक्स के लॉन्ग है, 100 आई कैप मतलब 100 न्यूटन पर कूलम ऐसे है, और -200 के का मतलब है 200 ऐसे अंदर की तरफ है। क्यों? बाहर वाला अगर प्लस एक्स है, प्लस के है या प्लस जेड है तो अंदर वाला माइनस जेड होगा। तो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है और ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे है और ऐसे अंदर की तरफ है। अब देखो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसमें से फ्लक्स गुजार ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस प्लेन के तो ये बिल्कुल ऊपर से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे से जाएगी। जो इसके अंदर जा रहा है पार्ट वो इसमें से फ्लक्स गुजारने में कंट्रीब्यूट करेगा। और जब अंदर जा रहा है तो आपको यहां से देख के क्या लग रहा होगा कि आपके पास फील्ड लाइंस क्या हो रही है? अंदर की साइड पे जा रही है। क्लियर है? ऐसे पता चलती है चीज़ें। ठीक है, अब आप ये वाला काम भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाली नहीं भी समझ में आई कहानी तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन करना सीख लो। अब अगर हमें इसका पार्ट बी सॉल्व करना है, पार्ट बी क्या है? सेम काम करेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डॉट डेल्टा ए। ई कितना है आपके पास? ये आई कैप है यहाँ पे, 100 आई कैप माइनस का 200 जे कैप डॉट डेल्टा ए। डेल्टा ए अभी निकाला था, ये रहा 6/10 की पावर 4 के कैप। आई और जे की टर्म भी लिख लो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6/10 की पावर 4 के कैप। अब आप देखो गौर से, क्या यहाँ पे आई की टर्म है? बोला सर 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 0। यहाँ पे जे के पीछे 200 है, वहाँ 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 200 अगेन 0। यहाँ पे क्या कोई के की टर्म है? बोला नहीं है सर क्योंकि वो 0 है।
कोई के की टर्म नहीं गिवन यहाँ पे, इसमें देखो कोई के की टर्म है नहीं है, तो इधर जीरो है, इधर ये है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जीरो। भाई आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। इस केस के अंदर आपके पास कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, यानी कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है और अगर आपने उसको फील करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पास नहीं कर रहा, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। 100 आई कैप का मतलब क्या है? 100 आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, -200 जे कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे की तरफ, माइनस जे कैप नीचे की तरफ। तो देखो अब हो क्या रहा है, जरा अगर मैं आपको फील कराऊं ना ये चीज, देखो ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे भी जा रही होंगी यकीनन, ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्स के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन इसके अंदर से पास नहीं कर रही है। पार्ट ए में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और इसके अंदर जा रही थी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट का फील आया? अब ये देखो, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास सूरत हाल थी। अब ये माजी में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और इसमें मजीद कुछ चीजें सीखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास अभी तक तो हमने ये मान के चले थे कि हमारे पास यहाँ मिसाल के तौर पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं ये पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, यानी कि आसान ज़बान में आपने ये माना हुआ था कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये कैसी है, ये यूनिफॉर्म है। लाजमी तो नहीं है हमेशा आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। अब बोलोगे सर आपने तो अभी कहा था कि आपके कोर्स में हमेशा यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा था। तो सर फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि लाजमी तो नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म हो? इसलिए कि जब आप अपनी किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आपने बेसिकली करना क्या होता है और किस तरह से करना होता है। तो ऑल्दो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन किताब में लिखे हुए टेक्स्ट को और इससे माजी में एक छोटा सा सवाल फ्रेम हुआ है उसको समझने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। मान लो ये मेरा बेटा, मेरे पास कोई एक सरफेस है, सरफेस तो किसी भी तरह का हो सकता है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने कह दिया E1, ये है पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास ऐसे है E2। सिमिलरली यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास ऐसे है। मतलब रैंडम डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और मान लो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E4, वो आपके पास कुछ और है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक ही रीजन में इस पॉइंट पे कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन का फर्क हो सकता है मैग्नीट्यूड का भी फर्क हो। सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा बेटा जो पूरा का पूरा आपका सरफेस है ना, इसको आप छोटे 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 बहुत सारे पैचेस में तोड़ दोगे। कितने छोटे? इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में तोड़ दोगे। मान लो मैंने कहा कि यहां पे मैंने एक छोटा सा पैच टुकड़ा बनाया, इस चुनने से पैच का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। बोला सर होगा, ऐसे करके। यहां मैंने एक पैच बनाया, इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। बोला सर होगा। यहां एक पैच बनाया, इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। बोला सर होगा। यहां एक पैच बनाया, इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। बोला सर होगा। इसको मैंने कह दिया लेट से DA1, इसको मैंने कह दिया लेट से क्या DA2, इसको मैंने कह दिया लेट से क्या DA3, इसको मैंने कह दिया लेट से ये क्या है DA4। अब क्या करेंगे भैया? आप बोलोगे अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहां का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, गौर से सुनना, अगर मुझे इधर का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस जगह का फ्लक्स मुझे कैसे मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा अगर मैं E.dA करूंगा इस जगह पे, इस जगह पे जब E.dA करूंगा यहां का फ्लक्स, इधर E.dA करूंगा यहां का, इधर E.dA करूंगा यहां का। अच्छा ये मैंने उसके लिहाज से अलग अलग कर दिया, इसको 4 कर दो, फर्क वैसे कोई नहीं पड़ता लेकिन चलो कर दो, इसे 2 कर दो और इसे 3 कर दो। अगर मैं यहां करूंगा, मतलब मैंने क्या किया आपको बताना यह था कि देखो भाई मान लो ये आपके पास एक कोई सरफेस है, एक ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग है। यहां पे ज्यादा लाइंस डेंस है, यहां लाइन की डेंसिटी कम है, यहां और ज्यादा डेंस है। तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे इस सरफेस के छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने टुकड़े कर दो, पैच 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 कर दिया, यहां का फ्लक्स निकाला, फिर यहां का, ऐसे करते करते आपने सारे फ्लक्स निकाले इंडिविजुअल और सबको जोड़ दिया, तो आपको इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, हाँ या ना?
तो बिल्कुल ऐसे ही करा, आपने सारे फ्लक्स निकाले, इससे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जब आपने निकाला तो आपको एक छोटा सा फ्लक्स मिला इस पॉइंट का, फिर इस पॉइंट का अलग मिला। जब आप इस टोटल को इंटीग्रेट कर दोगे, ये इंटीग्रेट का मतलब क्या है, समेशन, ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, समेशन। तो आपने क्या किया भाई, सबको जोड़ दिया, आपको टोटल फ्लक्स मिल गया। क्या ये हमें टोटल, क्या ये हमें कभी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा? नहीं सर, कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो सर फिर बता क्यों ने केपीके बोर्ड के अंदर लिखी हुई कहानी पूरी है, इसलिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्लियर है? तो ये आप इसको अच्छा इसको, हाँ ये भी एक चीज, ये आपने पूरे सरफेस पे करना होगा। ये जो आपने इंटीग्रेशन करनी होगी ये पूरे सरफेस पे। देखो मैं फिर समझाता हूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इससे मत घबराना। ये सांप जैसा जो सिंबल है, आप ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं। एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये सरफेस एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, यहां कुछ और 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 है। अब इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? तो आपने बोला यार इस सरफेस के बहुत सारे चुन्ने चुन्ने टुकड़े कर दो, इतना चुन्ना टुकड़ा कि यहां की इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके अंदर कांस्टेंट हो, फिर उसके बाजू वाले में भले अलग हो जाए, उसके बाजू वाले में अलग। तो आपने ऐसे चुन्ने चुन्ने टुकड़े कर दिए, हर एक का DA यानी कि जो वेक्टर एरिया है छोटा सा, उसको ये जो DA है ना, इससे मुराद है चुन्ना सा एरिया का टुकड़ा, एलिमेंट। इसको आपने क्या किया, वहां पे फ्लक्स निकाला। ऐसे करते करते आपने सबके इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट किए, सबको जोड़ लिया। तो आपने कहा E.DA का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सरफेस के ऊपर से नेट फ्लक्स मिल जाएगा। हमें ये बात समझ में आती है। अच्छा, दो चीजें और जो हमारे आगे गॉसेस लॉ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, अब देखो यहां पे आप अगर देखोगे ना, तो आप नोट करना कि हमारे लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना इतना सीधा नहीं है जितना मेरे बोलने में सीधा हो रहा है। क्यों सर? देखो आप नोट करो तो आपको यहां नजर आ रहा है, इधर जो मैंने E और DA बनाया है, यहां पे थीटा की वैल्यू आपको कुछ 0 डिग्री नजर आ रही है। यहां आप देखो थीटा कुछ और नजर आ रहा है, यहां देखो तो थीटा चेंज है, यहां देखो तो थीटा कुछ और है। इसका मतलब ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अगर आपको किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए और वहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो कैलकुलेशन आपके पास इतनी सीधी और इतनी सिंपल नहीं होगी जितनी आपको ये देखने में नजर आ रही है। बोला सर क्यों ऐसा है? मैंने बोला बहुत सिंपल है। देखो जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा E.DA cos ऑफ थीटा। बोला सर बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो थीटा एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा है, इस एलिमेंट का थीटा कुछ और 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 है। हर जगह का थीटा आपके पास क्या है? अलग अलग है। सर इस केस में क्या किया जाए? यहीं पे आपका गॉस लॉ फायदे में आता है। अभी गॉस लॉ इसको कैसे फायदे में लेता है वो तो आपको पता चलेगा गॉस लॉ के लेक्चर में, लेकिन आपको मैं यहां पे दो चीजें समझाता हूं जो हम गॉस लॉ में इस्तेमाल कर रहे होंगे। नंबर एक, अभी जैसे मैंने आपको एक सवाल कराया था, अगर आपने नोट किया हो, मैंने आपको कहा था कि ये मान लो आपके पास एक सिलेंडर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था और मैंने कहा था ये सिलेंडर एक जगह पे रखा हुआ है कि जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म है और एक्स एक्सिस के अलोंग है। बोला सर ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ी थी। अब नोट करना जरा, अब आपको याद होगा जब हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन करी तो हमारे पास इस वाले फेस के अंदर भी फ्लक्स आया और इस वाली साइड पे भी फ्लक्स आया, लेकिन आपका ये जो राउंड पार्ट है, जो कर्व पार्ट है, इससे आपने जब कैलकुलेशन की तो आपका फ्लक्स क्या हो गया था? 0 हो गया था। और इसकी जब आपने रीजन देखी थी तो आपको यह पता चला कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के दरमियान में एंगल कितना बन रहा था? ये E है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। याद करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और सिलेंडर के कर्व पार्ट के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऊपर ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे। याद आ रहा है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देखो हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट को या फ्लक्स की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखो मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि ये जो सरफेस एरिया है, ये जो कर्व पार्ट है, इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी। सोचो, मैंने ये आपको बताया कि सिलेंडर का जो कर्व पार्ट है इसका सरफेस एरिया आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। मैंने तो कहीं तस्करा ही नहीं किया। वजह बहुत सिंपल है, हमें पता भी है। वजह ये है कि जब तुम फाई का फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये था ना
ई डेल्टा ए कॉस थीटा। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो फाई का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई डॉट डेल्टा ए, हमारे कोर्स में हमेशा यही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये जो फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए ना, ई डॉट डी ए वाला, ये यूज नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला यहां से भी ड्राइव हो सकता है। कैसे भाई, हमारे कोर्स में ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, तो ई को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है तो। अब ये क्या चीज बच गया, ये कह रहा है जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं इनको सम कर दो। भाई सोचो, ये क्या है, छोटे छोटे एरिया के टुकड़े, ये क्या है समेशन। सारे छोटे छोटे एरिया के टुकड़े अगर तुम सम कर दोगे तो क्या मिलेगा, पूरे सरफेस का ही तो एरिया मिलेगा। तो यही तो हमारा ये फॉर्मूला है। इसमें की पॉइंट क्या है, ई बाहर निकल गया। तो मैंने आपको वैसे ही कहा था कि हमारे कोर्स में ई हमेशा कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको तो देखेंगे भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए बताया केबी की बोर्ड में एक पैराग्राफ में ये सारी चीज मेंशन की हुई है। क्लियर है, बोला ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर मैंने आपको ये कहा, अब यहां देखो फाई कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बोला कर रहा है। और हम ये देख चुके हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो फाई आपका क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, ई कुछ भी होता रहे, डेल्टा ए कुछ भी होता रहे, आपको जानने में कोई इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही केस यहां पर हुआ। ये जो सिलेंडर का कर्व पार्ट था, इसके ऊपर यूनिनॉर्मल वेक्टर ऐसा है, ई ऐसे जा रहा है, थीटा कितना है 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो आपके पास फाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम गॉस लॉ में इसको मेक श्योर करेंगे कि ज्योमेट्री हम कोई ऐसी सिलेक्ट कर रहे हो, गौर से सुनना, ज्योमेट्री हम कोई ऐसी सिलेक्ट कर रहे हो कि ई और डेल्टा ए के दरमियान, ई और डेल्टा ए के दरमियान जो थीटा है वो या तो 90 डिग्री बन रहा हो या थीटा 0 डिग्री बन रहा हो। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 हो गया, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो भी फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान है, आप सीधा ई को डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ई डेल्टा ए कॉस थीटा होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। और समझ में आया, जैसे आपने यहां किया था, यहां पे एन ऐसे बाहर आ रहा था और ई भी ये था, तो आपने जब फ्लक्स कैलकुलेट किया था यहां का फ्लक्स क्या आया था, ई इंटू डेल्टा ए आया था। जब यहां कैलकुलेट किया था, ये एन के पीछे था, तो यहां पे क्या आया था, माइनस का ई डेल्टा ए आया था। क्या बोला मैंने, अच्छे तरीके से जरा गौर से सुनना और समझना, फिर सुनना। हमारे पास फ्लक्स को कैलकुलेट करना किसी कर्व सरफेस से या किसी सरफेस से इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब भी प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। क्यों? अगर आपके पास ऐसे करके एक कर्व सरफेस है, मान लो ऐसे करके एक कर्व सरफेस है आपके पास, बोला ठीक है सर एक कर्व सरफेस है, ऐसे करके एक कोई कर्व सरफेस है आपके पास, बोला सर है एक कर्व सरफेस। यहां पे आपके पास मान लो भले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी ऐसे है, यहां भी ऐसे है, यहां भी ऐसे है, ये यूनिफॉर्म है ना, सारी पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन अब आप देखो, जब आप डेल्टा ए निकालोगे, इधर का डेल्टा ए इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इधर का डेल्टा ए इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इधर का इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इधर का इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अब देखो ये थीटा कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो इधर, अगर मेरे पास ये ऐसे कर्व सरफेस है, एक ऐसे कर्व सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड भले यूनिफॉर्म है, ई ऐसे सीधा सीधा आ रहा है, इस पॉइंट पे ए ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ए ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, थीटा तो अब भी चेंज हो रहा है। इधर ई ऐसे आ रहा है, ए ऐसा है, थीटा कुछ है, इधर ए भी ऐसे, ई भी ऐसे, इधर ऐसे। फर्क समझ में आ रहा है? तो जो आपके पास कर्व सरफेसेस हैं या ऐसी जगह जहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसमें ई डॉट डेल्टा ए या ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तो हम जब गॉसेस लॉ भी इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसी ज्योमेट्री का सहारा लेंगे या इस तरह की ज्योमेट्री का इंतखाब करेंगे जिसमें हमारे पास ये केस बन रहा होगा। इसको नोट कर लेना। अभी आपको ये बात भले आधी समझ में आए, गॉस लॉ में पूरी समझ में आ जाएगी कि थीटा या तो 90 डिग्री हो रहा हो या थीटा 0 डिग्री। थीटा 90 का फायदा याद रखो। थीटा 90 का फायदा क्या है? ई टेंजेंट टू द सरफेस है। थीटा 90 का मतलब क्या है? ई टेंजेंट टू द सरफेस है। ये सरफेस है, ई इसके टेंजेंट है, ये सरफेस है, ई इसके टेंजेंट है। क्या मतलब सर? देखो ये आपके पास सरफेस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ई टेंजेंट टू द सरफेस है, ई टेंजेंट टू द सरफेस है। अगर ई टेंजेंट टू द सरफेस है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है, यूनिनॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ई टेंजेंट टू द सरफेस हो या ई एन कैप के पैरेलल हो, यानी कि अगर ऐसे सरफेस है, ई भी ऐसा हो और एन कैप भी ऐसा हो। इस केस में कैलकुलेट करना आसान है, ई डेल्टा ए, थीटा का फड्डा ही खत्म। इसमें कैलकुलेट करना आसान है, ई डेल्टा ए कुछ भी होता रहे, थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज हम ध्यान में रखेंगे। वो ज्योमेट्री सिलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर ई या तो सरफेस के पैरेलल हो
टेंजेंट टू द सरफेस हो या ई डेल्टा ए के साथ पैरेलल हो। क्लियर हो गया? इतनी चीज को आप जहन में रख लो। एक लास्ट चीज नेट फ्लक्स को लेके और डिस्कस करते हैं और उसके एक दो सवाल करते हैं एंड देन वी आर डन। अब देखो मेरे बच्चे, आपको ये बात समझ में आ गई और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इससे क्या होती हैं, अवे जा रही होती हैं। बोला ठीक है, ऐसे। और हमें ये भी पता है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी या कम होंगी। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इसकी तरफ आ रही होती है। बोला ठीक है सर, ये बात भी हमें पता है अच्छे से। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे मेरे पास ना एक ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे मेरे पास एक ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पे मेरे पास एक और क्लोज सरफेस है। अब फर्क समझना, यहाँ पे देखो मेरा बेटा, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। और मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा तो इसके लिए आपके पास 6 लाइंस हैं। सर ये क्यों? क्योंकि हम पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे उससे निकलने या उस पर आने वाली लाइंस की तादाद भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये प्लस क्यू चार्ज है, एक क्यू के लिए आपने 6 लाइन शो करनी है। तो हमें पता है यहां से ऐसे करके मेरे पास 6 लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी। बोला ठीक है। यहां पर मान लो मेरा बेटा एक सरफेस है जिसके अंदर -2q चार्ज है। कितना है? -2q चार्ज। तो पहली बात तो लाइन इससे निकल रही होंगी या इसमें आ रही होंगी? बोला सर इसमें लाइंस आ रही होंगी। कितनी? q के लिए 6 हैं तो 2q के लिए 12 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइंस आ रही हैं? 12 लाइंस आ रही हैं। बोला ठीक है। अब देखो इसके अंदर मान लो मेरा बेटा, इसके अंदर मान लो मेरे बच्चे, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस का 2q चार्ज है। तो आप देखो इसमें हो क्या रहा होगा, इसके अंदर हो ये रहा होगा प्लस क्यू का मतलब क्या है? प्लस क्यू का मतलब क्या है कि 6 लाइंस निकल रही होंगी। चलो पहले निकलने वाली लाइंस बनाते हैं। 6 लाइन निकालो जरा। 1 2 3 4 5 6 लाइन निकली, प्लस क्यू चार्ज था। बोला ठीक है। -2q का मतलब क्या है कि 12 लाइन इसमें आ रही होंगी, 12 लाइन इसके अंदर आ रही होंगी। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस आ रही हैं, 6 लाइन निकल रही हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं ना इस सरफेस का नेट फ्लक्स बताओ, नेट फ्लक्स निकालने का तरीका होता है फाई आउट माइनस फाई इन। इसमें देखो निकल कितनी लाइंस रही हैं। मान लो इस पूरे का एरिया ए है, पूरे का एरिया ए है और ये जो मैंने ब्लू से बनाया या ब्लैक से बनाया ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। तो निकल कितनी लाइंस रही हैं? आप बोलोगे सर 6 लाइंस निकल रही हैं। आ कितनी लाइंस रही हैं अंदर? सर 12 लाइंस आ रही हैं। तो नेट कितना हुआ? -6। माइनस साइन शो कर रहा है कि भाई इनवर्ड आ रही हैं और 6 शो कर रहा है 6 लाइंस आ रही हैं। क्या मतलब सर? भाई देख 6 निकल रही थी, 6 आ गई, वो बैलेंस हो गया। नेट क्या हो रहा है? नेट फ्लक्स मतलब अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये नजर कैसा आएगा? आपको ये नजर ऐसा आएगा कि इसके अंदर 6 लाइंस ऐसे करके आ रही हैं। आपको ये दिखेगा ऐसा दिखेगा। आपको ये 6 निकलती हुई और 12 आती हुई नहीं दिखेंगी। 6 से 6 मर गई, आपको 6 इसके अंदर आती हुई नजर आ जाएंगी। ये है नेट फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, जहन में रखना है। नेट फ्लक्स कैसे आता है? फाई आउट माइनस फाई इन। बाहर कितना गया, अंदर कितना आया। क्लियर है? इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने आपको ये कह रहा है कि इस डब्बे में ये जो क्यूब आपके सामने दिया हुआ है, इस डब्बे में बताओ नेट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? आपको कह रहा है ये जो बॉक्स की साइड्स हैं हर जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। इस टॉप से 5 न्यूटन पर कूलम की फील्ड ऐसे है, बॉटम से 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड ऐसे है, ये वाली साइड से 15 न्यूटन पर कूलम की फील्ड ऐसे है, इस वाले साइड से 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड ऐसे है, जो इसका पीछे वाली साइड है वहां से 20 न्यूटन पर कूलम पीछे निकल रही है, आगे वाली साइड से 10 न्यूटन पर कूलम ऐसे आगे की साइड पे आ रही है। क्लियर? अब क्या करना है, आप देखो इसके अंदर से आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, आप देखो इसका नेट फ्लक्स क्या है। नेट फ्लक्स कैसे आता है? फाई आउट माइनस का फाई इन। देख तो बारी बारी देखते चलते हैं। देखो इसको पहला मान लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? देखो फाई आपको याद है ना, फाई आपके पास क्या होता था? ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। याद है फाई क्या था?
ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं तो इस टॉप सरफेस पे एन कैप ऊपर होगा, बोला होगा सर, और ये 5 न्यूटन पर कूलम नीचे, तो आप बोलोगे 5 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय ए और कॉस ऑफ 180 डिग्री। एक तरीका करने का ये है। सर क्या किया, नहीं समझ में आया भाई। ये देखिए डब्बे की टॉप वाली शक्ल है, बोला है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर, बोला जा रही है। यहां पे एन कैप कैसा होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, तो थीटा 180 हो जाएगा। वरना आप आसान कर लो, सर ये ए क्यों लिखा है भाई, इसका ये वाला एरिया भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। क्यों, क्यूब के अंदर सारी साइड्स एक बराबर होती है, तो ये वाला एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कैसे आएगा, हाइट इंटू लेंथ। ये कैसे आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। बोला ठीक है सर, तो 5 इंटू ए हो गया, और यहां पे आपने क्या लगा दिया, डायरेक्टली माइनस साइन। माइनस क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। इस साइड को अगर मैं 2 कह दूं, ये भी अंदर दाखिल हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 15 है, और एरिया इस साइड का भी कितना होगा, ए। देखो भाई ये वाली साइड का भी एरिया ए क्यों होगा, भाई ये क्यूब है ना, क्यूब में ये साइड ये साइड ये साइड एक बराबर होती है, तो एरिया सब साइड्स का ए हो जाएगा, ठीक है। अंदर जा रहा है तो इसलिए माइनस लगा दिया। अच्छा अब इसकी बात कर लो, ये भी अंदर जा रहा है, तो माइनस का 10 ई डेल्टा ए कॉस थीटा, माइनस साइन कॉस थीटा की वजह से आ रहा है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इस वाली साइड को ले लो, यहां से ये बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, और कितनी वैल्यू है यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, और एरिया इस साइड का भी कितना है भाई, ए है। अच्छा अब ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, इसको 5 कह दिया। ये बाहर आ रहा है, मतलब ये फेस का नाम रखा है 5, ये बाहर आ रहा है, तो बाहर का मतलब पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, और एरिया इसका कितना है, ए के बराबर है। ये वाली साइड जो है, पीछे वाली साइड, इसको 6 पीछे की साइड है, ये भी बाहर जा रहा है। देखो ये 20 भी ऐसे बाहर जाता नजर आ रहा है, तो इसको भी मैंने कह दिया प्लस का 20a। सिंप्लीफाई कर लो अब इसे, माइनस का 5 माइनस का 15 माइनस का 20, ये और ये तो वैसे ही मर गया, ये हो गया माइनस का 20, माइनस का 20 और प्लस का 20, ये भी खत्म हो गया। देखो ना, -5 कितना हुआ, माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस का 20, ये भी खत्म। आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 10a। दोबारा देख लो, सही भी किया है। देखो ये 5 ये 10 अंदर गया, ये 15 अंदर गया, तो ये 30 अंदर चला गया, ये 20 निकला, ये 10 निकला, तो 30 बाहर निकला, 30 अंदर गया, बराबर 10 बाहर आ रहा है। अब देखो यहां पे आपके पास प्लस 10a आ रहा है, फाइ नेट का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, प्लस 10। ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इस डब्बे के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे नेट फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है। नेट फ्लक्स आउटवर्ड कब आता है, जब अंदर आपके पास नेट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ आई ये बात, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस 2q चार्ज है, तो अंदर जाने वाली लाइन ज्यादा होगी, बाहर आने वाली लाइंस कम होगी, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड। यहां पे देखो नेट फ्लक्स क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। अब ये चूंकि नेट फ्लक्स आपका आउटवर्ड है, तो इसका मतलब आपके पास इसके अंदर चार्ज कैसा है, नेट चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखोगे, अगर मिसाल के तौर पे यहां पे ये 15 नहीं होता, यहां पे ये 25 होता, मिसाल दे रहा हूं, तो ये 25 अंदर आया, ये 5 अंदर आया, 25 और 5 30, ये 10 अंदर आया, 30 और 10 40। अब देखो बाहर कितना गया, देखो 25 अंदर 5 अंदर, तो 30 अंदर 10 अंदर 40 अंदर, 40 अंदर आया, बाहर ये गया 30, तो पीछे बच गया, सॉरी 10 बाहर गया तो पीछे 30 बच गया, 40 में 10 गया 30, ये 20 बाहर गया तो पीछे 10 बच गया, ये 10 बाहर गया, पीछे कुछ नहीं बचा। जब आपके पास फाइ नेट 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई नेट चार्ज नहीं। अगर अंदर नेट चार्ज होता तो या तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि अंदर भरा हुआ चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भाई जितने भी चार्जेस हैं, जब तुम उनको जोड़ोगे तो या तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा नेट चार्ज, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स आउटवर्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या है, आपके पास इनवर्ड है। क्लियर है। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गॉसेस लॉ को लेकर होगा। एक आखिरी सवाल जो आप लोग करोगे, ये आपका होमवर्क है और मुझे बता देना। ये बलूचिस्तान बोर्ड की एक एग्जांपल है और एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम भी है। आपको कहा हुआ है ऐसा एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या होता है सर? एक स्फीयर होता है, सिंपल। सही है, सिंपल। मतलब जैसे आपके पास मान लो फुटबॉल है ना, एक बड़ा सा, उसको आधा काट दो, तो आधी वाली साइड को जब देखोगे ना, जैसे अमूमन मस्जिद के ऊपर जो ऐसे मीनार सा बना होता है, वो हेमिस्फीयर है। नीचे से सर्कल है, ऊपर से ऐसे स्फीयर है, आधा स्फीयर है, आधा स्फीयर। और आपको इसका रेडियस भी दे दिया भाई, इसका रेडियस मान लो ऐसे है, आर के बराबर है। आपको कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है। सही है। आपको कह रहे हैं बताओ फाइंड फ्लक्स
जो कि इस कर्व पार्ट से बाहर आ रहा है। फाइंड फ्लक्स जो कि कर्व पार्ट से बाहर आ रहा है। और साथ में आपको यह कह दिया कि इस हेमिस्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, जितना फ्लक्स यहां से दाखिल होगा उतना ही फ्लक्स आगे से निकलेगा। जैसे सिलेंडर में था, जितना फ्लक्स दाखिल हुआ उतना आगे से निकला। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। ऐसे हेमिस्फीयर में कोई चार्ज नहीं है, तो जितनी फ्लक्स यहां से दाखिल होगा उतना वहां से निकलेगा। तो कोशिश करेंगे यहां से दाखिल होने वाला फ्लक्स निकाल लो। जो दाखिल होने वाला फ्लक्स होगा वही निकलने वाला फ्लक्स होगा। दाखिल होने वाला फ्लक्स भी आप निकाल सकते हो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जहां से ये फ्लक्स दाखिल हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक सर्कल है और इसका एन कैप ऐसा होगा। यहां पे जब एन कैप लेंगे बोला ऐसा होगा। इसका जब निकालोगे तो फाई कैसा आ जाएगा? फाई आ जाएगा आपके पास ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। तो ई तो ए रहा, ई तो ई रहा, डेल्टा ए ये क्या है? सर्कुलर पार्ट है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बोला हो जाएगा। और यहां पे एन कैप ऐसे, ई ऐसे जा रहा है, तो कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? -1। सिंप्लीफाई कर दिया, क्या आंसर आ रहा है? माइनस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दाखिल होने वाला फ्लक्स है, ये माइनस साइन भी बता रहा है आपको। निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? प्लस का ई पाई आर स्क्वायर। क्यों? अबे जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा ना। ये कर्व पार्ट में फ्लक्स कहां से आ रहा है? पीछे से दाखिल होने वाला फ्लक्स। तो ऐसे निकालेंगे, मैंने खुद ही सॉल्व करा दिया। क्लियर है भाई? जहन में रखोगे अब ये बात, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे 25 के बजाय, अच्छा पहले ये 15 था, जहन में रखना, अगर 35 होता, इस केस में क्या आंसर आता? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का। ये आप लोग करोगे। क्लियर है? तो यहां पे हमारा ये लेक्चर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। अगले लेक्चर में हम हमारा गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे, जिसकी ये फाउंडेशनल बेसिस थी।